शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम यूची होता है और ये यहीं इस सीरीज का मेन हीरो होता है। यूची बहुत ही ज्यादा गरीब होता है, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर बांटने का भी पार्ट टाइम जॉब भी करता है। ये तो दोस्तों हमारे यहाँ भी होता है। यूची अपने बॉस से कहता है कि उसे 70,000 येन चाहिए क्योंकि अगले महीने उसके स्कूल की एक ट्रिप है और इसलिए वह दुगुनी मेहनत भी करता है। यूची का बॉस कहता है क्या 70,000? ये तो काफी ज्यादा होते हैं। आगे हमें यूची का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ यूची क्लासरूम में बैठा होता है और वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है जो कि बहुत ही अमीर होता है और वो यूची से कहता है, अरे यार यूची समझना, अगर तू मेरे पापा से मांगेगा तो वो तुझे खुशी खुशी 70,000 येन दे देंगे। बाय द वे इस लड़के का नाम होता है शिबे। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है शावा रागी और वो शिबे को डांट रही होती है क्योंकि शिबे हमेशा अपनी अमीरी की बातें करता रहता है। हमें फिर वहाँ पे दो और दोस्त दिखाए जाते हैं जिनमें से एक का नाम होता है टेंजी और दूसरे का नाम होता है यूटोरू। अब यूची के सभी दोस्त उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और उसकी तारीफें कर रहे होते हैं क्योंकि उसने मेहनत करके 70,000 येन अर्न कर लिए थे। देख रहे हो भाई, इसने इतनी मेहनत करके 70,000 येन जमा कर लिए हैं। भाई तुम भी मेहनत कर लो। अब यूची सोचता है कि उसके सारे दोस्त काफी अच्छे हैं और वो चाहता है कि ये दोस्ती उनकी कभी ना टूटे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि क्लास का टीचर अनाउंस करता है कि स्कूल ट्रिप के लिए जो अमाउंट जमा किया गया था जिसकी वैल्यू 2 मिलियन येन थे वो चोरी हो चुके हैं। अब टीचर की यह बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये तो भाई बहुत ही बड़ी अमाउंट थी और ऐसे कैसे चोरी हो गई। पर सबसे ज्यादा झटका हमारे हीरो को लगता है जिसने इतनी मेहनत करके 70,000 येन कमाए थे। पर यहाँ पर शावा रागी सभी को सॉरी बोलती है और बताती है कि उसने कल घर जाने से पहले 5th पीरियड में उन पैसों को लॉकर में रखा हुआ था और शावा रागी ने लॉकर को लॉक भी किया था, पर उसके बावजूद भी वो पैसे चोरी हो गए जिसकी जिम्मेदारी शावा रागी को दी गई थी। अब शावा रागी सबसे रोते हुए कहती है, जिसने भी पैसे चुराए हैं प्लीज वो लौटा दो। अब सभी क्लास वाले सोच रहे होते हैं कि आखिर 2 मिलियन येन किसने चोरी की और सभी लोगों का शक हमारे हीरो यूजी पर आ जाता है क्योंकि वो गरीब होता है। हाँ भाई, सब कुछ एक गरीब लड़के पे ही डाल दो तुम लोग, गरीब लोगों को जीने मत दो तुम लोग। अब ये सारी चीजें होने के बाद अगले दिन शावा रागी और शिबे दोनों ही स्कूल आना बंद कर देते हैं जिसके कारण पूरी क्लास का शक उन दोनों पे ही जाने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यूची अपने अपार्टमेंट में होता है और वो कुछ पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। तभी उसके घर पे एक बेल बजती है और उसे एक लेटर मिलता है। जब वो लेटर को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर उसको शावा रागी ने दिया था और लेटर में लिखा था, यूची मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, इसलिए वो स्कूल के पास रात को 11 बजे यूची से मिलना चाहती थी। अब यूची वहाँ पर जब 11 बजे पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सारे के सारे दोस्त खड़े होते हैं। यहाँ क्या मेला लगा हुआ है कि सभी लोग आ गए। अब यूची उन सभी लोगों को देखता है और सोचता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और ये सभी लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, जबकि उसके दोस्त यूची को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से सभी लोग यहाँ पर आए हैं। अब उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने हमारे घर के बाहर एक लेटर क्यों छोड़ा हुआ था, जबकि यूची को पता चलता है कि उसके नाम से लेटर मिला है तो वो खुद देखकर हैरान हो जाता है और वो सभी लेटर्स को पढ़ना चालू कर देता है। अब वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसे लेटर्स किसी को भी नहीं भेजे। तभी हम देखते हैं कि अचानक से शावा रागी की आवाज आती। तभी यूची को कोई पीछे से इलेक्ट्रिक शॉक लगा देता है जिसके कारण यूची वहीं पे बेहोश हो जाता है। बेहोश होते होते यूची देखता है उसके दोस्तों को कोई पकड़ के ले जा रहा है और उसके बेहोश होने पर उसकी पुरानी यादें आती है जहाँ पे एक बड़ा सा इंसान यूची को बताता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पैसा। और वहाँ पे हमें एक और मेमोरी दिखाई जाती है, यूची पैसों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में चीज है तो वो है तुम्हारे दोस्त। अब हम देखते हैं कि यूची को होश आ जाता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि वो एक व्हाइट रूम में पड़ा हुआ है और उसके दोस्त भी वहाँ पर मौजूद है। शावा रागी उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तभी वहाँ पे एक टॉय जैसी चीज आ जाती है जिसको देखकर कोकरू बताती है कि ये असल में एक एनिमे कैरेक्टर है जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट है, लेकिन इसकी सारी हरकतें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसका नाम हमें मानाबू बताया जाता है। अब मानाबू सभी से कहता है, तुम्हारा स्वागत है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस एक सिंपल सा गेम खेलना है। अगर तुम हर गेम जीत जाते हो तो तुम्हें 2 मिलियन येन मिलेंगे और इसी के साथ हर गेम में तुम्हें एक बोनस चांस भी दिया जाएगा जिससे तुम अपने 20 मिलियन येन का कर्जा उतार पाओगे। हैं? ये दोस्तों स्क्विड गेम की तरह तो नहीं है। अब जब सभी लोग सुनते हैं कि उन पे 20 मिलियन येन का कर्ज है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं
कि उनके ऊपर इतना सारा कर्जा आया कैसे। अब यूची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मानाबू को पकड़ के पूछता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे किसी एक दोस्त पर यहाँ पर 20 मिलियन येन का कर्ज है। तभी शिबे वहाँ पे आ जाता है और यूची को शांत करता है। तभी वहाँ पे टेंजी मानाबू से पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। टेंजी को समझ आता है कि उसके ग्रुप में से किसी इंसान पर 20 मिलियन येन का कर्ज है और वो सभी लोग अगर इस गेम को कंप्लीट कर लेंगे तो सभी लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे। तभी टेंजी मानाबू से कहता है कि जो तुमने अभी यहाँ किया है वो एक किडनैपिंग है और तुम पर किडनैपिंग के केस भी लग सकते हैं क्योंकि ये एक क्राइम है। अब मानाबू कहता है हाँ, लेकिन तुम में से किसी ने इस गेम को खेलने के लिए एप्लीकेशन दी थी और इस गेम की फीस जो कि 2 मिलियन येन थी। अब यूची सोचता है कि वो शायद 2 मिलियन येन स्कूल वाले ही हैं जो शायद चोरी हो गए थे और इसका मतलब यूची के सभी दोस्त में से कोई एक दोस्त गद्दार है और इस गेम का जिम्मेदार भी। अब टेंजी मानाबू से पूछता है कि अगर हम लोगों ने इस गेम को खेलने से मना कर दिया तो क्या करोगे। तभी मानाबू कहता है ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तो वो 2 मिलियन येन मेरा हो जाएगा और तुम्हारे ग्रुप में से जिसके भी ऊपर 20 मिलियन येन का कर्जा है वो 20 मिलियन येन तुम सभी के ऊपर डिवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि सभी लोगों पर 4-4 मिलियन येन का कर्जा चढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर ये लोग गेम को खेलते हैं तो ये लोग अपने 4 मिलियन येन को कम कर सकते हैं और अगर इनमें से कोई हारता है तो कर्जा बढ़ेगा नहीं। लेकिन इनमें भी एक ट्विस्ट है जो कि हमें आगे बताया जाएगा। अब आगे सभी लोग डिस्कस करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो इस बात पर विचार कर रहे होते हैं कि आखिर हम में से कौन गद्दार है और 20 मिलियन येन का कर्जा किस पे है। पर तभी सावरागी कहती है कि हम सभी दोस्त हैं और अगर हम में से किसी के ऊपर 20 मिलियन येन का कर्ज है तो वो जरूर बहुत मजबूर होगा और इसलिए हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो हम में से कौन है, बल्कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वाह भाई, लड़की हो तो सावरागी जैसा। अब इसमें सभी लोग एग्री हो जाते हैं, लेकिन यूची को ये बात पसंद नहीं आती और उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा होता है। तभी वहाँ पर मानाबू यूची को मैनिपुलेट करता है कि यूची क्या तुम अपने दोस्त के ऊपर शक कर रहे हो? अच्छा बताओ तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एक दोस्त या पैसा? इस पर यूची कहता है उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके दोस्त हैं। अब इसके बाद सभी लोग टोमोडाची गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब मानाबू सभी लोगों को एक दूसरे रूम में भेजता है जहाँ पर उनका पहला गेम खेला जाएगा। यह रूम एक क्लास रूम जैसा होता है और एक टेबल पर 5 तरह के टैग रखे होते हैं जिन पर सभी लोगों के नाम होते हैं और वो मानाबू कहता है कि सभी लोग अपने अपने टैग्स को उठाओ और चेक करो कि उस पर कितना नंबर लिखा हुआ है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने टैग्स पर चेक करते हैं। सभी लोगों के टैग पे -4 मिलियन येन दिखाई देते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर कर्जा होता है और जैसे जैसे ये लोग गेम जीतते जाएंगे वैसे वैसे उन पर कर्जा कम होते जाएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी ने भी अपना कर्जा किसी और को शो कर दिया तो उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, जिसके बाद उनका कर्जा डबल हो जाएगा। लेकिन वो अपना कर्जा अपने मुंह से बता सकते हैं पर दिखा नहीं सकते हैं। ये क्या बात हुई? इसके बाद पहला गेम चालू होता है जिसका नाम होता है कुरिशान गेम और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पर एक सिक्का रखा जाता है और सिक्के के आसपास यस और नो का साइन होता है। अगर सभी लोगों के आंसर्स उनके मन में यस होंगे तो सिक्का यस पर जाएगा, लेकिन अगर किसी का भी आंसर नो हुआ तो ये सिक्का नो पे जाएगा और ऐसे ही अगर सभी का नो हुआ और किसी एक का यस हुआ तो ये यस पे जाएगा। यानी कि अगर कोई भी इंसान डिफरेंट आंसर सोचता है तो वो वही आंसर सही माना जाएगा। और इस गेम में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से अगर एक भी क्वेश्चंस का आंसर सभी के हिसाब से सही निकला तो ये गेम जीता माना जाएगा और इसके बाद इन सभी का कर्जा 40 लाख से 36 लाख रह जाएगा और अगर कहीं इन लोगों ने रूल्स को तोड़ दिया तो इनका कर्जा दुगुना हो जाएगा। लेकिन एक और चीज है, अगर पांचों के पांचों क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तब गेम के एंड में जो लास्ट प्लेयर होगा जिसका कर्जा सबसे ज्यादा होगा उस पर लगेगी पेनल्टी। अब गेम शुरू होने से पहले मानाबू सभी से कहता है कि एक एडवाइस, अपने दोस्तों पर कभी भी शक मत करना। तो अब गेम यहाँ पे हो जाता है स्टार्ट और सबसे पहले बारी शिबे की होती है जो कि एक लेटर में क्वेश्चंस को पढ़ता है। क्वेश्चन को पढ़ने पे शिबे का रिएक्शन कुछ अलग हो जाता है। शिबे सभी से क्वेश्चन पूछता है कि क्या जापान का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट फूजी है। अब इसको सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। अब सभी लोग बोर्ड पर उंगली रखते हैं और मानाबू कोकरी सान से पूछता है कि बताओ इसका आंसर क्या है और यहाँ पर सभी लोगों की
की उंगली कॉइन पर होती है, जिसका आंसर यस और नो में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यस होना चाहिए था, लेकिन इन सभी की उंगलियां होती है नो पे, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पांचों में से किसी एक ने जानबूझ के नो बोला था, और ये रियलाइज होने के बाद सावाराकी कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन यूची और टेंजो उसका मुंह दबा लेते हैं। अब हमें पता है कि इस गेम के दौरान ये लोग आपस में बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये बात करेंगे तो इनके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन सावारागी पढ़ती है और क्वेश्चन होता है कि 1 + 1 2 होता है। अब ये सुनकर सभी लोग फिर से खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है और सभी को लगता है कि इसका आंसर यस होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इसका आंसर नो हो जाता है। यानी कि फिर से किसी एक इंसान ने इसका आंसर कुछ और ही सोचा था। हैं? क्या कर रहे ये लोग, मरेंगे? कौन है इनमें से एक गद्दार? अब यूची समझ जाता है कि यहाँ पे वाकई कोई न कोई धोखा दे रहा है। तभी वहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं शिबे के मुंह पर एक चोट का निशान होता है, और ये चोट उसे सावारागी ने दी होती है, क्योंकि शिबे ने सावारागी को प्रपोज किया था, जिस पर सावारागी ने उसे हिट कर दिया। इसके बाद शिबे टेंजी और यूची के पास आता है और उससे मदद मांगता है। टेंजी कहता है, मुझे तुम्हारे लफड़े में पड़ने का कोई शौक नहीं है। इसके बाद वो जाता है यूची के पास। तब यूची सावारागी के पास जाता है और सावारागी यूची से कहती है, हाँ ठीक है, मैं शिबे को माफ कर दूंगी, लेकिन इसके रिटर्न में तुम्हें मुझे एक सीक्रेट बताना होगा जो और कोई नहीं जानता। और यूची उसे बता भी देता है, जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। अब आगे का क्वेश्चन टेंजी पढ़ता है। टेंजी एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ता है जिसका आंसर भी यस होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंसर नो हो जाता है। यानी कि इस बार भी किसी ने फिर से डिफरेंट आंसर सोचा था। अब यूची का दिमाग खराब हो जाता है और उसकी सटक जाती है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग ये गेम जल्दी ही हार जाएंगे। अब आगे यूची की बारी होती है। यूची अब क्वेश्चन पढ़ता है। अब जब यूची क्वेश्चन पढ़ता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, और बल्कि वहाँ पे लिखा होता है कि रीडर को खुद ही चूज करना होगा कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछे। यानी कि सभी लोग अभी तक अपने मन से ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब जब यूची पेपर के नीचे देखता है तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा होता है कि अगर कोइन यस पे जाएगा तो सभी लोग गेम जीत जाएंगे, और अगर कोइन नो पे जाता है तो जो रीडर होगा यानी कि यूची, उसका कर्जा आधा हो जाएगा। अब हमें यहाँ से समझ आता है कि हमेशा नो ही कैसे बोला जा रहा था, क्योंकि ये गेम जानबूझकर सभी लोगों को मजबूर कर रहा था धोखा देने के लिए। अब यूची को लगता है कि क्वेश्चन पढ़ने वाला ही अभी तक जानबूझकर क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा था, यानी कि सावाराकी, शिबे और टेंजी तीनों ही गलत आंसर दिए थे, जिससे उनका कर्जा आधा हो जाए। लेकिन ये बातें सिर्फ यूची को ही पता लग रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि 2 लड़कियां होती है जो कि मॉनिटर पर इन लोगों को देख रही होती है, और यही लोग गेम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एक लड़की यूची के फेस को देखकर हंस रही होती है और कहती है अब यूची भी अपने दोस्तों पे शक करने लगा। और इधर यूची को समझ में नहीं आ रहा था कि वो यस पर जाए या नो पे, क्योंकि बाकी लोगों के कर्जे ऑलरेडी आधे हो चुके हैं। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि जो कंडीशन यूची के लेटर पे लिखी हुई थी वो सभी के लेटर पे लिखी हो, बल्कि कंडीशंस अलग अलग भी हो सकती है। और हो सकता है कि 5वें लेटर में एक रियल क्वेश्चन पूछ लिया जाए और कोई भी कंडीशन ना हो कि आपका कर्जा आधा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में दूसरी लड़की कहती है कि आज तक तो ये गेम कोई भी नहीं जीत पाया है। तभी आगे हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कोकरो यूची से कहती है कि मैं तुम्हें एक अपना अच्छा सच्चा दोस्त मानती हूँ। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और यूची क्वेश्चन पढ़ना चालू करता है और वो पूछता है कि क्या हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब यूची सेल्फिश ना होकर कोकोरोगी के लिए हाँ बोलता है, जिससे गेम खत्म हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि यस की बजाय कॉइन नो पे चला जाता है, यानी कि किसी एक ने अभी डिफरेंट आंसर दिया है, जिसको देखकर यूची का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है और वो सोचता है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो चाहता है कि कोकोरोगी के ऊपर सारा कर्जा आ जाए। अब आगे बारी होती है कोकोरोगी की और वो सभी से पूछती है कि क्या हम इसके बाद एक अच्छे दोस्त रहेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो ये गेम सभी लोग हार जाएंगे। अब सभी लोग उस कॉइन पर उंगली रखते हैं, लेकिन अचानक से यूची वहाँ पर बोलना चालू कर देता है, जो कि रूल के खिलाफ है, और वो बहुत ही ज्यादा अजीब से क्वेश्चंस पूछने लगता है। और वो कहता है, अच्छा तो बताओ सावारागी ने किस कलर की पैंटी पहनी है, जिसको सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और यूची
यूची सभी लोगों को उकसा रहा होता है जिससे कोई न कोई बोले और रूल तोड़ दे, क्योंकि यूची को लग रहा होता है कि सभी लोगों ने अपना कर्जा अदा कर लिया है, जबकि यूची ने रूल तोड़कर अपना कर्जा दुगुना कर लिया है। अब यूची सभी से कहता है कि उसके क्वेश्चन वाले कार्ड पर एक रूल मेंशन किया गया था कि जिस किसी के पास भी कम कर्जा होगा, गेम खत्म होने के बाद उसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा हो जाएगा और ये एक पेनल्टी के रूप में लगाई जाएगी। अब यूची ये सारी बातें उनसे झूठ बोल रहा होता है। तभी कंट्रोल रूम में बैठी लड़की भी कहती है कि ये तो झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की समझाती है कि यूची का कोई और प्लान है। अब यूची ने झूठ इसलिए कहा था जिससे जो भी धोखा दे रहा है वो यस चुनने पर मजबूर हो जाए। आगे हम फिर से गेम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर गेम कंटिन्यू हो जाता है और सभी लोग अपनी उंगलियां कॉइन पर रख लेते हैं, जिसके बाद इस बार कॉइन यस पर मूव करता है, यानी कि ये गेम सभी ने जीत लिया है। तभी कंट्रोल रूम में दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि यूची को देखकर लगता नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा लड़का है। अब गेम खत्म हो जाता है और यूची सभी से पूछता है कि तुम सभी में से किस पर कितना ज्यादा कर्जा है। तभी तेंजी कहता है, अरे यार सभी के ऊपर सेम अमाउंट का कर्जा है, जो कि 3.6 मिलियन है, क्योंकि यही गेम का रूल था। अगर गेम जीतते हैं तो सबके ऊपर 4-4 लाख येन माइनस कर दिए जाएंगे। तभी तेंजी कहता है कि क्या हमें अपने टैक्स भी दिखाने होंगे, जिस पर यूची कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कर्जा डबल हो जाएगा। लेकिन सावाराकी और सीबे कहते हैं कि यूची तुम्हारा तो कर्जा अब तक डबल हो गया होगा, जिस पर यूची कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरा कर्जा 3.6 मिलियन येन है। अब यूची उन्हें बताता है कि उसका कर्जा डबल हो गया था, लेकिन बाद में वो आधा भी हो गया था क्योंकि उसके कार्ड की कंडीशन थी। तभी यूची उनसे कहता है कि अब हमें अगले गेम के लिए रेडी होना चाहिए और इस बार हम सभी लोग एक दूसरे पे भरोसा रखेंगे। अब मानाबू सभी लोगों को दूसरे रूम में ले जाता है दूसरे गेम के लिए, लेकिन यूची कहता है वो थोड़ी देर से आएगा क्योंकि उसके शू लेसेस खुले हुए हैं। अब यूची के सभी दोस्त चले जाते हैं, लेकिन यूची अभी भी वहीं पर बैठा होता है और वो अभी सोच रहा होता है कि अगर कोई धोखेबाज है तो सभी लोगों का कर्जा सेम कैसे हो सकता है। अब वो सोचता है कि कोई तो है यार धोखेबाज यहाँ, लेकिन कोई भी साले बता नहीं रहे, क्या करूँ मैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अब इसी को जानने के लिए वो टेबल पे पड़े हुए लेटर्स को उठाता है और पढ़ने की कोशिश करता है, जिससे वो जान सके कि आखिरकार धोखेबाज है कौन। लेकिन हमें बताया जाता है कि उस पर जो इंक यूज की गई थी वो कुछ समय बाद अपने आप ही इरेज हो जाती है, जिसके बाद यूची को कोई भी आइडिया नहीं लगता है कि आखिरकार धोखा कौन दे रहा है। अब यूची का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सावारागी आती है। सावारागी यूची से पूछती है, यूची तुम्हें क्या हो गया, तुम अपसेट क्यों लग रहे हो। यूची कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ पे क्यों आ गई, सब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। अब सावारागी यूची से कहती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि हम में से कोई एक गद्दार है। अब यूची कहता है, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब यूची सावारागी का नाम लेता है क्योंकि उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि शुरुआत में सावारागी ने कहा था कि हमें अपने दोस्तों पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए। अगर हम में से कोई भी धोखेबाज है तो उसकी बल्कि हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसकी कोई मजबूरी रही होगी। अब ये सुनकर सावारागी यूची से माफी मांगती है और वो यूची को बताती है कि मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम गद्दार हो। तभी यूची उससे कहता है, अच्छा तो तुमने इसलिए कहा क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरा ना ही कोई माँ बाप है, इसलिए तुमने ऐसा सोचा ना। तभी सावारागी कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पर यूची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यूची कहता है, तो और क्या मतलब है तुम्हारा। तभी यहाँ पर सावारागी यूची से कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें कहती है। सावारागी यूची से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जिसके बाद यूची सुनकर ये हैरान हो जाता है। हाँ, अब यूची के मन में लड्डू फूट रहे हैं और यूची ब्लश करने लगता है। यूची पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर शक है, जिस पर सावारागी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम एक चोर हो। इसी के साथ सावारागी एक और चीज रिवील करती है और वो कहती है कि मेरा कर्जा 3.6 मिलियन नहीं है बल्कि 7.6 मिलियन है, क्योंकि जब उसने चिल्लाने की कोशिश की थी तो शायद उसकी आवाज कैप्चर कर ली गई थी, जिसकी वजह से उसकी पेनल्टी के रूप में कर्जा और बढ़ा दिया गया था। और वो आगे ये भी बताती है कि 5th क्वेश्चन के दौरान जब तुम कोकोरोगी को बचाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन तुमने अनजाने में मुझे बचा लिया क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा मेरे ऊपर ही था। अब सावारागी यूजी से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी और हम दोनों मिलकर ये गेम बहुत ही आसानी से जीत लेंगे। वाह,
रब ने बना दी जोड़ी। तभी कंट्रोल रूम में वो दोनों लड़कियां बातें कर रही होती है। यूजी तो बहुत ही ज्यादा तेज लड़का है, खासकर जब पैसों की बात हो रही हो। अब हम देखते हैं कि ये सारी बातें टेंजी सुन रहा होता है। अब अगला गेम छत पर खेला जाना था और मानाबू इस बार सूट बूट पहनकर आया होता है। भाई पहले जोकर से कम था ये कि अब ये पहन के आ गया। तभी मानाबू सभी से कहता है सीक्रेट छुपाना अच्छी बात नहीं है, चलो इस बार एक दूसरे के सीक्रेट सभी को बताया जाए, लेकिन इस बार बिल्कुल भी झूठ मत बोलना क्योंकि गार्ड सभी को ऊपर से देख रहे हैं। और इस गेम का नाम हमें बताया जाता है बैड माउथ सुगोरोकू। यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान पर इस गेम के रूल लिखे हुए होते हैं। इस गेम में सभी लोगों को एक एक करके एक प्राइवेट रूम में जाना होता है जहाँ पर नोटपैड दिया गया है और उन सभी को नोटपैड पर अपने दोस्तों के बारे में उल्टा सीधा लिखना होता है। और नोटपैड पे लिखने के बाद उन पर्ची को इन्हें एक बॉक्स में डालना होता है और जैसे ही ये पांचों लोग अपनी अपनी पर्ची इस बॉक्स में डाल देंगे तब मानाबू इस बॉक्स को बाहर लेकर आएगा और चीट में लिखी हुई बातों को सभी के सामने पढ़ेगा, जिसका सर्वे ऊपर गॉड करेंगे, यानी कि वो लोग जो इस गेम को कंट्रोल कर रहे होंगे। और गॉड के सर्वे के बाद इन सभी लोगों को चलने का मौका मिलेगा और यहाँ पे गॉड बताएगा कि किसको कितनी स्टेप्स लेनी है। लेकिन इस गेम का सबसे खतरनाक ट्विस्ट तो ये है कि इस गेम को जीतने के लिए किसी भी एक मेंबर को गोल पर पहुंचना होगा, जिससे सभी लोगों का 4 लाख का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन जो भी लोग बोर्ड पर होंगे उन्हें एक्स्ट्रा 1 मिलियन दिए जाएंगे और उन्हें थर्ड गेम भी नहीं खेलना होगा। लेकिन जो भी गोल तक पहुंचेगा उसकी वजह से बाकी लोग तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन उसका कर्जा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि बाद में बताया जाएगा। अब मानाबू उनसे कहता है कि लोग जितनी चाहे उतनी बातें लिख सकते हैं। सीबे विग पहनता है और कोकोरोगी एक ब्रा पहनती है, लेकिन अगर किसी की लिखी हुई बात झूठ हुई तो उसे उसके आगे खड़ा होना होगा जो सबसे आगे खड़ा है। अब आप लोग चाहो तो ब्लैंक चीट भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर किसी ने एक पर्ची भी लिख दी तो जिन लोगों ने खाली पर्ची छोड़ी है उन्हें बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। इसलिए तुम अपने सभी दोस्तों की खूब बुराइयां करो और उन्हें सबसे पहले गेम कंप्लीट कराओ। अब ये सुनकर सावारागी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हम लोगों से फालतू के काम मत कराओ, इससे हमारे दोस्तों के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। अब इस पर मानाबू कहता है यही तो गेम का रूल है, यही तो असली गेम है और अगर तुम चाहती हो तो कार्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकती हो, बाकी तुम्हारी अपनी इच्छा है। अगर सारे के सारे कार्ड ब्लैंक रहते हैं तो गार्ड उन पर सर्वे नहीं करेंगे, जिसके बाद सभी लोग सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। इस पर सिबे कहता है अगर ऐसा है तो हम लोग एक साथ ही गोल को पूरा कर सकते हैं। अब यूची और उसके सभी दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग एक साथ ही गोल पर पहुंचेंगे, यानी कि सभी लोग ब्लैंक पर्ची डालेंगे। अब गेम स्टार्ट होता है और सभी की पर्ची ब्लैंक होती है, जिसके बाद सभी लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये सभी लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो इन सभी पर 1-1 लाख येन का कर्जा और बढ़ जाता है। अब यूची यहाँ पे दिमाग लगाता है कि अगर सभी लोग एक एक करके आगे बढ़ते रहे तो सभी के ऊपर लास्ट में 6 मिलियन येन का कर्जा हो जाएगा। अब सेकंड राउंड होता है और उसमें हम देखते हैं कि सभी लोगों ने अपनी पर्ची खाली छोड़ी होती है, लेकिन इस बार उनका कर्जा 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख बढ़ जाता है। और ये देखने के बाद सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और मानाबू मुस्कुरा रहा होता है। मानाबू कहता है अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तुम लोगों ने 2 स्टेप ही तो पूरी की है और 6 लाख का कर्जा भी हो गया। चलो मैं तुम्हें एक मस्त चीज बताता हूँ, जो भी इंसान सबसे ज्यादा होगा उसके ऊपर तुम सभी लोगों का कर्जा आ जाएगा। इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि एक साथ बढ़ना बेवकूफी है। अब सावारागी मानबू के ऊपर चिल्लाने लगती है बस कर साले, कितना उल्लू बनाएगा। आगे हम देखते हैं कि थर्ड राउंड होता है और 4 पर्ची खाली होती है और 1 पर्ची खाली नहीं होती, यानी कि किसी ने धोखा दिया है और उसमें लिखा होता है कि सावारागी यूची को पसंद करती है। और यहाँ पर एक और बात लिखी होती है कि सावारागी और टेंजी एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड है। तो दोस्तों अगर आपको ये पता चल गया होगा कि ये बात कौन लिख सकता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इसके बाद होता है गॉड सर्वे, जिसके बाद ये बात बिल्कुल सही मानी जाती है और सावारागी को 5 पॉइंट्स चलने के लिए कहा जाता है और बाकी सभी को सिर्फ 1 स्टेप, जिस पर बाकियों का कोई भी पॉइंट्स नहीं कटता। अब हम देखते हैं कि आपस में इन लोगों की बहस चालू हो जाती है, क्योंकि सीबे सावारागी को पसंद करता है और सावारागी यूची को, जिस पर सीबे यूजी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और टेंजी सीबे को समझाता है जलो मत सीबे। अब सीबे टेंजी से कहता है कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। टेंजी कहता है कि मैं सब कुछ
जानता हूँ क्योंकि मैं सावारागी का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। तभी सावारागी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सब अपनी बकवास बंद करो, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सावारागी क्लियर करती है कि वो और टेंजी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे। सावारागी के डैड पुलिस ऑफिसर है और टेंजी के डैड प्रोसिक्यूटर, और कॉलेज में ही उनके पापा आपस में दोस्त थे। और सावारागी और टेंजी के फादर चाहते थे कि उनके बच्चे की शादी आपस में ही हो जाए, इसलिए वो दोनों आपस में डेटिंग करने का नाटक करते थे। सावारागी बताती है कि टेंजी के फादर 2 साल पहले मर चुके हैं, जिसके बाद टेंजी ने स्कूल भी चेंज कर लिया था। लेकिन पिछले साल बाई चांस टेंजी और सावारागी एक ही स्कूल में आ गए और ये बात सुनकर शिबे अब थोड़ा सा शांत हो जाता है। तभी शिबे कहता है, हाँ ये कोई डेटिंग नहीं हुई, यहाँ तो बस झूठ मूठ का नाटक चल रहा था। तभी मानाबू कहता है कि हो सकता है कि इन लोगों के बीच में कुछ रोमांटिक चीजें हुई हो। हाँ भाई तू और आग लगा दे इनके बीच। तभी टेंजी कहता है, मुझे सावारागी तुम पसंद थी और मुझे तुम आज भी पसंद हो। और वो शिबे पे चिल्लाने लगता है कि तुम सावारागी के बारे में फालतू की बातें मत किया करो। जब जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब टेंजी को लगता है कि ये सारी बातें शिबे ने ही लिखी थी, पर शिबे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, मुझे तो अभी पता चला कि ऐसा भी कुछ है। अब शिबे और टेंजी आपस में शक करने लग जाते हैं और बहस करने लगते हैं। अब जब शिबे टेंजी को मारने वाला होता है तभी यूची वहाँ पर पहुँच जाता है और मामले को थोड़ा सा शांत करता है और वो उनसे कहता है कि देखो अगर तुम लोग उसे पसंद करते हो तो प्लीज उसे अपसेट मत करो। अब दूसरी तरफ कोकोरोगी सावारागी से कहती है, तुम यूची को पसंद करती हो ना, मुझे लगता है कि यूची तुम्हें पसंद करता है। अब हम देखते हैं कि 4th राउंड चालू हो जाता है और सबसे पहले यूची लिखने जाता है। यूची रूम के बाहर आता है और सावारागी से कहता है, मैंने अपनी पर्ची खाली छोड़ दी है और अगली बारी होती है सावारागी की। और ऐसे ही सभी लोग पर्ची डाल के आते हैं। अब हम देखते हैं कि इस बार 3 पर्ची भरी होती है और पहली पर्ची में लिखा होता है कि शिबे जूनियर हाई तक अपनी मम्मी के साथ सोता था, और दूसरी पर्ची में लिखा होता है कि यूची एक बार 1 हफ्ते तक नहीं नहाया था, और तीसरी पर्ची पे लिखा था कि सावारागी ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने स्टेप चलते हैं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने अगले कदम बढ़ाते हैं। शिबे सावारागी से पूछता है कि क्या प्लास्टिक सर्जरी वाली बात झूठ है। इस पर सावारागी जवाब देती है, अगर ये सच हुआ तो क्या तुम मुझे पसंद करना छोड़ दोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि गेम का 5वां राउंड शुरू होता है। इस बार केवल एक ही पर्ची लिखी गई होती है, लेकिन बात चौंकाने वाली होती है। पर्ची में लिखा होता है कि जब कोकोरोगी जूनियर हाई स्कूल में थी तो वह अपनी बॉडी बेचकर पैसे कमाती थी। OMG। इसके बाद हम देखते हैं कि गेम का 5वां राउंड शुरू होता है। इस बार केवल एक ही पर्ची लिखी गई होती है। अब ये सुनते ही कोकोरोगी बहुत परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी कोकोरोगी सावारागी पे आरोप लगाने लगती है और कहती है, यार तुम्हें ही मेरे बारे में सब पता था, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। हालांकि हम देखते हैं कि सावारागी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि उसने ये बात नहीं लिखी। कई बार कहने के बावजूद कोकोरोगी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। इसी बीच शिबे सोचने लगता है और कहता है कि कोकोरोगी को देखकर नहीं लगता कि वह वर्जिन नहीं है, शायद उसका कैरेक्टर उसके पास्ट से मेल नहीं खाता। अब शिबे की यह बात सुनकर सावारागी को बहुत गुस्सा आ जाता है और टेंजी शिबे के पास जाकर उसे थप्पड़ मार देता है। टेंजी शिबे से कहता है, एक लड़की के बारे में तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद टेंजी यूची से कहता है कि वह कोकोरोगी को संभाल ले। आगे हम देखते हैं कि टेंजी और सावारागी एक तरफ हो जाते हैं, जबकि यूची कोकोरोगी को संभाल रहा होता है और शिबे अलग खड़ा होता है। कोकोरोगी यूची से कहती है कि यहाँ जितनी बुलिंग मेरे साथ हो रही है उससे ज्यादा बुलिंग मेरे साथ हाई स्कूल में हुआ करती थी। इसके बाद हमें कोकोरोगी का पास्ट दिखाया जाता है। जब वह जूनियर हाई स्कूल में थी, कई बच्चे उसे बुली किया करते थे, जिससे वह बहुत परेशान रहती थी, लेकिन वह ये सब अपनी मम्मी को बताना नहीं चाहती थी। इतनी परेशानी के बावजूद ना तो उसके दोस्त और ना ही उसके टीचर उसकी कोई मदद करते थे, और आखिरकार उसने बुलिंग रोकने का एक तरीका खोज ही लिया, और वह था पैसे देना। अब जब भी वह उन बच्चों को पैसे देती थी जो उसे बुली किया करते थे, वे शांत हो जाते थे और अच्छे से बिहेव करने लगते थे। उन्होंने उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, जिससे कोकोरोगी को लगने लगा कि अब उसे हमेशा पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि सिर्फ पैसे ही उसे बचा सकते थे। लेकिन वह जूनियर हाई में थी, इसलिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। इसी वजह से उसने पैसे कमाने के अलग अलग तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। तभी एक आदमी उससे मिलता है और वह आदमी कहता है कि वह कोकोरोगी से बात करना चाहता है। धीरे धीरे वह कोकोरोगी के साथ घूमने लगता है। वो दोनों पार्टीज करते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और
एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वह आदमी कोकोरोगी को अलग अलग कपड़े पहनाता है और उसकी तस्वीरें खींचता है। शुरुआत में कोकोरोगी को यह सब नॉर्मल लगता था, लेकिन एक दिन वह आदमी कहता है, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। और भाई ये तो होना ही था। अब तक जो भी कुछ वह करता था, घूमना, पार्टी करना, डिनर पे ले जाना, उसके बदले वह कोकोरोगी को पैसे देता था। यानी कोकोरोगी एक रेंटल गर्लफ्रेंड की तरह थी भाई साहब। लेकिन भाई जैसे ही उसने टच करने की बात की, कोकोरोगी हैरान रह गई। और आगे हम देखते हैं कि यूची उससे पूछता है, क्या तुमने वो सब किया जो मैं सोच रहा हूँ? कोकोरोगी कहती है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं वहाँ से बच निकली। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मानबू आ जाता है और ताने मारकर कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। अब ये सुनकर कोकोरोगी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वह बार बार कहती है, यार मैं सच कह रही हूँ, मैंने जो भी कहा वह सब सच कहा। वह यूची से कहती है, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। अब इस पॉइंट पर अगर यूची कोकोरोगी का भरोसा नहीं करेगा तो वह पूरी तरह टूट जाएगी। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में दो लड़कियां होती है, एक का नाम मारिया और दूसरे का नाम होता है सुकीनो। मारिया सुकीनो से पूछती है, क्या वर्जिनिटी इतनी ज्यादा मैटर करती है? अब सुकीनो जवाब देती है, यार हर इंसान खुद को अच्छा समझता है, चाहे उसने कितने भी गलत काम क्यों न किया हो। अब आगे हम देखते हैं कि यूची कोकोरोगी से कहता है, अच्छा तुम सुनो, जूनियर हाई स्कूल में जो भी कुछ हुआ मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यूची कोकोरोगी के कान में कोई सीक्रेट बात कहता है, लेकिन वह बात हमें अभी पता नहीं चलती। इसके बाद मारिया सुकीनो से कहती है, आखिर यूची ने कोकोरोगी से क्या कहा होगा? इस पर सुकीनो जवाब देती है, यार मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन यूची को तो देखकर मुझे इतना जरूर समझ आ गया कि वह भी कोई दूध का धुला नहीं है, जरूर उसके पास्ट में भी कुछ डार्क चीजें होंगी। इसके बाद कोकोरोगी गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वह चाहती है कि यूची उसके साइड में रहे। हालांकि कोकोरोगी अभी भी सावारागी को ब्लेम कर रही होती है। सावारागी फिर से अपनी सफाई देती है, लेकिन कोकोरोगी कहती है कि अब उसे उस पर भरोसा नहीं रहा। तभी हम देखते हैं कि टेंजी सावारागी से पूछता है, आखिर कोकोरोगी के साथ क्या हुआ था? उसे इस बारे में थोड़ा थोड़ा ही पता है। वह बताती है कि जब हाई स्कूल की शुरुआत हुई थी तब वह एक दिन कहीं जा रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के कोकोरोगी को बुली कर रहे थे और सावारागी ने कोकोरोगी की मदद की थी। लेकिन तभी उन लड़कों में से एक ने कहा, कोकोरोगी एक ऐसी लड़की है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, समझे, कुछ भी। इसके बाद सावारागी ने कोकोरोगी से अकेले में पूछा कि वह लड़का ऐसा क्यों कर रहा था। कोकोरोगी ने तब सावारागी को सब कुछ बता दिया, यानी कि इस पॉइंट पे सिर्फ सावारागी ही थी जिसे यह बात पता थी। अब सावारागी टेंजी से कहती है, मैं अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं दे सकती। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ क्योंकि हम बचपन के दोस्त जो ठहरे। अब ये सुनकर सावारागी बहुत खुश हो जाती है और रिलैक्स फील करती है। वहीं दूसरी तरफ शिवे एक किनारे बैठा होता है और इन दोनों की बातें सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाता है। अब कंट्रोल रूम में मारिया और सुकीनो यह सोच रही होती है, आखिर इन सब में से कौन लोगों को धोखा दे रहा है, और वे दोनों गेस करने लग जाती है कि धोखेबाज कौन हो सकता है। तभी सुकीनो कहती है, देख शिवे तो पहले ही अमीर है, इसलिए वह लव और फ्रेंडशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तभी मारिया कहती है, हाँ हो सकता है कि असली धोखेबाज सावारागी हो, क्योंकि वही ऐसी है जिसे सबके बारे में सब कुछ पता है। लेकिन सुकीनो कहती है, लेकिन यार ऐसा भी हो सकता है कि असली धोखेबाज यूची हो। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, एक अनजान आदमी जिसका चेहरा छिपा होता है, वह कहता है, फाइनली अब दोस्ती टूटने वाली है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वही दिन जब सावारागी ने स्कूल ट्रिप के लिए सभी लोगों से पैसे इकट्ठे किए थे। सावारागी 2 मिलियन येन टीचर के रूम में जमा करवाने जा रही थी, लेकिन तभी एक लड़की उसके पास आ जाती है और कहती है, सावारागी तुम्हें टीचर ने बुलाया है। सावारागी बोलती है, अभी नहीं जा सकती मैं, लेकिन वह लड़की जोर देकर कहती है कि जाना बहुत जरूरी है। इसलिए सावारागी थोड़ी देर के लिए उन पैसों को अपने लॉकर में रख देती है और उसे अच्छे से लॉक कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ देर बाद कोई शख्स सावारागी के लॉकर के पास जाता है, लेकिन तभी वह कोकोरोगी से टकरा जाता है। उस व्यक्ति के चेहरे पे पेन का निशान बन जाता है, क्योंकि कोकोरोगी के हाथ में एक पेन था। कोकोरोगी उस व्यक्ति से माफी मांगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर हमें वही अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। इसके बाद कोकोरोगी उस अनजान व्यक्ति से पूछती है, तुम्हें मुझसे कोई काम तो नहीं था? जिस पर वह अनजान व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं, 2 मिलियन येन चोरी हो चुके हैं, पर चोर है कौन? आगे हम देखते हैं कि वही अननोन पर्सन जिसके पास अभी 2 मिलियन येन है, असल में वही असली चोर है। अब कोकोरोगी नोटिस करती है कि उस अनजान शख्स के चेहरे से खून निकल रहा है। अब वह पर्सन कूल बनते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है भाई, खून बह रहा है, कोई मामूली सर्दी
नहीं हुई। दोस्तों गेम अभी तक आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन फिर से वही अनजान आवाज हमें सुनाई दे रही थी। सावारागी को प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी थी क्योंकि जूनियर हाई स्कूल में उसके चेहरे पे एक स्कार लग गया था। अब भाई इतनी पर्सनल डिटेल्स तो सिर्फ वही जान सकता है जिसने उसे धोखा दिया हो। और फाइनली हमें वो शख्स दिखाया जाता है जिसकी आवाज हम सुन रहे थे। भाई मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मिकासा टेंजी है। हाँ भाई टेंजी ही असली विलन है। टेंजी वही इंसान था जिसने 2 मिलियन येन चुराए थे। टेंजी ने ही सभी को एक खतरनाक गेम में धकेला था। टेंजी ही चाहता था कि इनकी दोस्ती टूट जाए, लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या है, टेंजी ने सावारागी को एक गिफ्ट दिया था, एक की रिंग। पर ये कोई नॉर्मल रिंग नहीं थी दोस्तों, इसमें एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा था जो हर चीज को कैप्चर कर रहा था। इसलिए टेंजी ने सब कुछ सुन लिया था। इसलिए उसे कोकोरोगी के डार्क पास्ट का भी पता था और टेंजी को यह भी पता था कि सावारागी अपने लॉकर की चाबी कहाँ रखती है। अब टेंजी सावारागी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। टेंजी फेक इमोशनल टोन में कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है इसलिए तुम टेंशन मत लो। और वह मन ही मन सोचता है, बेवकूफ कि तुम्हारा असली दुश्मन मैं ही हूँ। वह सावारागी को कोकोरोगी के खिलाफ करने की कोशिश करती है। हो सकता है कोकोरोगी सिर्फ सिंपैथी पाना चाहती हो, पर तुम उससे ज्यादा सुंदर हो और शायद यूची तुम्हें पसंद भी करता है। लेकिन सावारागी इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनती। वह टेंजी की बातों पे शक करने लगती है। सावारागी कहती है, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? टेंजी मन ही मन कहता है, अरे बाबा अब तो मैं फंस गया। अब टेंजी अपनी बातों को कवर करने की कोशिश करता है, अरे कुछ नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है यार। भाई देखो तो ये कितना मासूम और निर्दोष बन रहा है। अब गेम फिर स्टार्ट होता है। यूची टेंजी से कहता है, तू पहले जा, और टेंजी बिना कुछ कहे चला जाता है क्योंकि वो भी जानता है कि अब खेल और भी खतरनाक हो गया है। अब टेंजी का माइंड गेम लेवल मैक्स हो चुका है। टेंजी का मास्टर प्लान काम कर रहा है और जैसे ही वो बॉक्स से बाहर आता है सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। यूची गुस्से में सावारागी को एक जोरदार चांटा मारता है। भाई ये क्या चल रहा है? यहाँ दोस्ती का खेल चल रहा था या WWE? तभी यूची कहता है, तुम ये कैसे कह सकती हो कि कोकोरोगी ने ही अपने बारे में ये सब बातें लिखी है। अब सावारागी कहती है, तुम्हें नहीं पता कि एक लड़की कुछ भी पाने के लिए कितनी हद तक जा सकती है। फिर वो घूरती है कोकोरोगी की तरफ और डायरेक्ट सवाल पूछती है ना कोकोरोगी, मैंने सही कहा ना? अब कोकोरोगी कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। भाई अब ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो गई और टेंजी को तो बहुत मजा आ रहा होगा। अब सावारागी कहती है, मैंने प्लास्टिक सर्जरी इसलिए नहीं करवाई थी कि मैं सुंदर दिखूं, बल्कि क्योंकि मेरे चेहरे पर एक स्कार था। तभी कोकोरोगी कहती है, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई यहाँ तो सारा भरोसा पहले ही वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया है। इसके बाद कोकोरोगी यूची की तरफ देखती है और बोलती है, यूची तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? अब यूची यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज दिखता है और कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। भाई टेंजी तो यहाँ खुद को जीनियस मान रहा था। वो कहता है, फाइनली इनकी दोस्ती में दरार आ ही गई। अब सावारागी टेंजी के करीब आ रही है। वो सोचती है कि उसे अब कोकोरोगी और यूची से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। टेंजी कहता है, जैसे यूची कोकोरोगी पे भरोसा करता है वैसे ही मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। सावारागी कहती है, थैंक यू टेंजी। अब टेंजी के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं और वो मन ही मन कहता है, फाइनली सावारागी मेरे जाल में फंसी गई। तभी हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मारिया कहती है, अरे भाई गजब, ये क्या चल रहा है? सावारागी तो यूची को पसंद करती थी। तभी सुकीनो कहती है, यार लड़कियां सेंसिबल होती है, फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी से कितना प्यार करे, वो एक झटके में उसे भुला भी सकती है। और भाई टेंजी तो यहाँ पे सच में एक खतरनाक खिलाड़ी बन चुका है। दोस्तों अब बारी होती है कोकोरोगी, यूची और बाकी लोगों के बॉक्स में जाने की और मैनबू अनाउंस करता है, इस बार गेम में 2 पेपर आए हैं, एक तो टेंजी का है लेकिन दूसरा किसका है? तभी पहली पर्ची पड़ी जाती है। सावारागी लड़कों के बॉक्सर पहनती है। भाई ये कौन सा सीक्रेट था? तभी सावारागी तुरंत कोकोरोगी को एक शक भरी नजरों से घूरती है। तभी दूसरी पर्ची खोली जाती है और उसमें लिखा होता है, टेंजी अपने एज के बारे में झूठ बोलता है। यूची कहता है, ये सही है? तभी टेंजी कहता है, हाँ सही है, मैं तुम सबसे 1 साल बड़ा हूँ बस। भाई इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी सावारागी कहती है, हाँ हाँ मुझे पहले से पता था। तभी टेंजी स्मार्टली सावारागी को अकेले में ले जाकर कहता है, तुमने नोटिस किया ये सब तुमसे दूरी बना रहे हैं। अब सावारागी थोड़ी इमोशनल हो जाती है, लेकिन तभी स्टेप्स लेने का टाइम आ जाता है। अब सावारागी के पास एक मौका है और वो किसी एक मेंबर को चुन सकती है और अब टेंशन टेंजी की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। तभी मानवो अनाउंस करता है, सावारागी तुम्हें किसी एक इंसान को चुनना होगा, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसकी सीक्रेट्स बाहर लाएंगे। तभी टेंजी मन ही मन डर रहा होता है, भाई कहीं ये मुझी को न पकड़ ले। मानबू कहता है, अगर तुमने सही इंसान को चुना तो शायद तुम असली धोखेबाज को पकड़ सको। तभी टेंजी कहता है, सावारागी को कहीं मेरे बारे में तो शक तो नहीं हो गया? तभी मानबू कहता है, तुम्हें उस इंसान को चुनना चाहिए जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा
भरोसा करती हो। तभी टेंजी मन ही मन सोचता है भाई अब तो मेरा खेल खत्म। सावारागी सीधा टेंजी को चुनने वाली थी, लेकिन तभी सीबे हीरो की तरह एंट्री मारता है और कहता है नहीं मुझे चुनो, मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ, और कहता है मेरी लाइफ में कोई डर्टी सीक्रेट नहीं है। तभी मानवू कहता है बेटा एक बार फिर सोच लो, कहीं कुछ छिपा तो नहीं रहा। सीबे कहता है नहीं यार मेरे पास छिपाने लायक कुछ नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है बड़े स्क्रीन की तरफ। सीबे के स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखता, बट उसके डैड के कांड बाहर आ जाते हैं। मानवू एक्सपोज करता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के अनुसार सीबे के डैड एक बड़े फ्रॉडस्टर है। तभी सीबे शॉक्ड हो जाता है और कहता है नहीं ये सच नहीं हो सकता। भाई सीबे के डैड सिर्फ फ्रॉड ही नहीं बल्कि अपनी फीमेल कलीग्स के साथ उल्टी सीधी हरकतें भी किया करते थे। भाई ये क्या सुनना पड़ रहा है हमें। और इन सभी चीजों को छुपाने के लिए उन्होंने पैसों का इस्तेमाल किया। मीनवाइल अब कंट्रोल रूम में हम देखते हैं मारिया कहती है अरे यहाँ तो सीबे के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा। तभी सुकीनो कहती है सोचो तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारा बच्चा ऐसे किसी के साथ फ्रेंडशिप रखता हो जिसका बाप क्रिमिनल हो। तभी मारिया कहती है ओह ऑब्वियसली कोई भी ऐसे इंसान से दूर रहना चाहेगा। भाई ये शो तो दोस्ती तोड़ने का अल्टीमेट मास्टर क्लास बन चुका है। अब सीन वापस गेम की तरफ जाता है। यहाँ सीबे टोटली स्ट्रेस में चला जाता है। सावारागी उससे माफी मांगते हुए कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब तुम्हारे फादर की वजह से हुआ है। अब सीबे सावारागी की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी टेंजी बीच में आ जाता है। टेंजी कहता है क्या सिर्फ तुम्हारे डैडी ऐसे थे या हो सकता है कि तुमने भी अपने पास्ट में कुछ गड़बड़ की हो। अब सावारागी गुस्से में कहती है टेंजी ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे डैड ने तो तुम्हारे गुनाहों को कहीं पैसों से तो नहीं छिपा दिया। भाई ये गेम चल रहा है कि क्या चल रहा है। उधर बेचारी सावारागी टेंजी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टेंजी बेचारा रुकता ही नहीं। वो लगातार इल्जाम पे इल्जाम लगाता जाता है। इसके बाद वो कहता है मुझे यार अब भी समझ में नहीं आया कि हम पर 20 मिलियन येन का कर्ज कैसे आ गया। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे सीबे का साथ सभी लोग छोड़ देते हैं। एक तरफ यूची और कोकोरोगी होती है तो दूसरी तरफ टेंजी और सावारागी, और बीच में हमारा सीबे रह जाता है। तभी टेंजी मन ही मन कहता है सीबे यार तूने मेरी जान बचा ली, लेकिन मुझे तेरे लिए बुरा लग रहा है, सॉरी भाई। आगे हम देखते हैं अगले राउंड में सिर्फ एक ही पर्ची आई होती है। माना वो सीबे की तरफ देखकर कहता है ओए सीबे अगर जो पर्ची में लिखा है अगर ये बात सही है तो ये तो बहुत गंदी बात है। तुम्हारे बारे में तो पर्ची में लिखा था कि सीबे ने एक आदमी को जान से मारा है। अब ये बात सुनकर टेंजी का दिमाग खराब हो जाता है। आखिरकार ये सही है, और उससे भी बड़ी बात ये पर्ची किसने डाली है। लेकिन हम देखते हैं कि जब टेंजी यूची को देखता है तो यूची के एक्सप्रेशन कुछ अलग लगते हैं, जिसको देखकर टेंजी समझ जाता है कि यूची वो शख्स है जिसने ये लिखा है। तभी सीबे मानवू से कहता है ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया है। टेंजी पीछे खड़े होकर सोचता है कि सीबे तो ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना लायक नहीं है, इसलिए वो फिर से यूची की तरफ देखता है। सीबे मानवू से कहता है कि जिसने भी ये मेरे बारे में कहा है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, क्योंकि अगर कोई भी किसी के बारे में झूठ लिखता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगने का रूल है। तो दोस्तों बता दो कि ये रूल है कि अगर आपने किसी के बारे में लिखा है और वो बात गलत साबित हो गई तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी ये होगी कि वह खिलाड़ी सबसे आगे चला जाएगा। अब मानवू कहता है अगर तुम ये सच बोल रहे हो तो इसे प्रूफ करो। तभी सीबे कहता है मैं इसे कैसे प्रूफ करूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब यहाँ पे फैसला गॉड के हाथ में होता है। मानवू कहता है हम गॉड से पूछेंगे कि तुम पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, और सीबे भी गॉड से रिक्वेस्ट करता है और कहता है मैं निर्दोष हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। लेकिन भाई यहाँ पे रिजल्ट उल्टा ही आता है। 99% गॉड कहते हैं सीबे की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद सीबे को 5 स्टेप्स मिलते हैं और वह सबसे आगे पहुँच जाता है। तभी कंट्रोल रूम में सुकीनो कहती है गॉड कभी भी सीबे पर भरोसा नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी सच बोले। सीबे अब पूरी तरह अकेला महसूस करता है। तभी यूची उसके पास आता है और कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम पर भरोसा करता हूँ यार, मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब सीबे ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। अब दोस्तों यूची को यहाँ पे पता चल गया है कि असली धोखेबाज कौन है। अब यूची पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है मुझे पता चल गया है कि असली गद्दार कौन है। अब ये सुनते ही टेंजी घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं यूची को उसके बारे में तो सब कुछ पता नहीं चल गया। यूची आगे कहता है अब तक जितनी भी पर्चियां आई हैं वो एक ही इंसान ने लिखी है, हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें असली धोखेबाज को पकड़ना चाहिए। तभी टेंजी मन में सोचता है कि यूची सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। तभी सीबे जल्दी से पूछता है तो फिर बताओ धोखे
धोखेबाज है कौन। लेकिन यूची कहता है अभी नहीं, सही समय पर बताऊंगा। टेंजी को लगता है कि यूची बस झूठ बोल रहा है और कोई प्लान बना रहा है। लेकिन तभी यूची कहता है ये गेम फेयर नहीं है। पहले राउंड में हम सबने मिलकर एक ही स्टेप लिया, लेकिन फिर भी हम पर 3 मिलियन येन का कर्ज बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह गेम कुछ गड़बड़ है। अब यूची आसमान की तरफ इशारा करता है और कहता है हमें कोई देख रहा है। गेम मैनेजमेंट जानबूझकर इसे और ज्यादा मुश्किल बना रहा है। तभी लाइट्स झपकती है और जोरदार सायरन बजता है और अनाउंसमेंट होता है कि अब नियम बदले जा चुके हैं। अगले राउंड में एक खिलाड़ी हमेशा के लिए बाहर होगा। अब यहाँ पर हर कोई घबरा जाता है। इसके बाद यूची अपने दोस्तों से कहता है क्या तुम्हें याद है कि हमारे साथ 6वें राउंड में क्या हुआ था। हमें एक मौका मिला था अपने कर्जे को कम करने का और उसी राउंड में कोकोरोगी का कर्जा 2 लाख येन कम हो गया। इसके बाद यूची कहता है इस गेम को बैड माउथ सुगुरोकी को देखने के लिए इंटरेस्टिंग बनाया गया है। यहाँ पर हर स्टेप पर तुम्हारा या तो कर्जा बढ़ेगा या फिर घटेगा, इसलिए इस गेम को पूरा करने के बाद हमारे ऊपर बढ़ा हुआ कर्जा कम हो जाएगा। यानी कि एट द एंड सारी चीजें न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब कि ये गेम सिर्फ मजे के लिए है और हमारे पास जो पुराना कर्जा है वो उतना ही रहेगा। इसके बाद मारिया कहती है अरे वाह ये तो सही कह रहा है। यूची कहता है अगर हम लोग ऐसे ही खेलते रहे तो सीबे सबसे पहले गोल तक पहुंचेगा और उसके ऊपर सारी पेनल्टी लग जाएगी। इसलिए यूची सीबे को बचाने के लिए तरकीब निकालने लगता है और वो सभी से कहता है सुनो, अब से हम सभी लोग अपने अपने बारे में खुद ही बैड माउथिंग करेंगे और अगर हम में से किसी एक ने भी ऐसा नहीं किया तो हमें तो पता चल ही जाएगा कि धोखेबाज है कौन। लेकिन इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि हम सभी एक ही पॉइंट पर एक साथ लास्ट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं। अब यूची का आइडिया ये है कि सीबे की पर्ची खाली रहेगी और बाकी 4 पर्ची खुद के बारे में रहेंगी, जिससे वो जल्दी से जल्दी सीबे के पास पहुंच जाए। लेकिन टेंजी तो भाई इस स्ट्रेटेजी को मानने से मना कर देता है। यूची टेंजी से पूछता है क्या हो गया भाई, अब तुम्हें ये स्ट्रेटेजी क्यों नहीं पसंद आ रही। तभी टेंजी कहता है क्या यार तुम सच में जानते हो कि धोखेबाज कौन है। अब यूची घबरा जाता है और कहता है हाँ मैं जानता हूँ। अब भाई यूची के चेहरे को देखकर और उसके रिएक्शन को देखकर टेंजी समझ जाता है कि इसको कोई घंटा कुछ नहीं पता। आगे टेंजी उसे कहता है तुम बस धोखेबाज का नाम बताओ, हम सब उसी के बारे में लिखकर उसे गोल तक पहुंचा देंगे। यूची कहता है इसके लिए हमें गेम के 3rd राउंड पर जाना होगा। इस गेम में ऐसा करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। तभी टेंजी कहता है तुम हमें पागल मत बनाओ, हम इस गेम को खत्म करने के बहुत करीब है और अभी किसी पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो चलो एक चीज करते हैं, अगर अगले राउंड में तुम्हारा प्लान सही से काम नहीं किया तो तुम्हें धोखेबाज का नाम बताना होगा और तुम जिस पर भी इल्जाम लगाओगे तुम्हारे पास उसके सबूत होने चाहिए और अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं हुए तो मैं आगे से तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करूंगा। अब टेंजी की बात सुनकर यूची उसकी बात मान जाता है। इसके बाद अगला राउंड शुरू होता है जहाँ पर सभी लोग बारी बारी से पर्ची डालने के लिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही मानवू पर्चियां गिनता है तो वहाँ पे टोटल 10 पर्चियां आई होती है, पर असल में यहाँ पे 4 कार्ड्स होने चाहिए थे। मानवू की यह बात सुनने के बाद यूची के होश उड़ जाते हैं और यूची खुद से कहता है कि अरे यार मैं तो एक बात भूल ही गया था कि एक आदमी एक से भी ज्यादा पर्ची डाल सकता है। अब मानवू यूची का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम तो पोपट हो। अब टेंजी भी यूची से कहता है कि तुम्हारा प्लान पूरा बेकार था, अब मुझे बताओ कि धोखेबाज है कौन। अब यूची इस बात पर निराश हो जाता है और कहता है कि दरअसल मुझे नहीं पता कि धोखेबाज कौन है। अब ये सुनने के बाद टेंजी सावारागी को साइड से ले जाता है और उससे कहता है कि अब यूची पर भरोसा करना बेकार है, पर सावारागी टेंजी को मना कर देती है और यूची के पास ही रुकती है। तभी टेंजी गुस्से में आकर उससे कहता है कि तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से तुम बार बार हर्ट होती हो, तुम मान क्यों नहीं जाती कि अब हम लोग पहले जैसे दोस्त नहीं रहेंगे। अब सावारागी ये सुनने के बाद टेंजी के साथ चली जाती है और टेंजी भाई मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और आखिरकार उसका प्लान अब जो कामयाब रहा। इसके बाद टेंजी मन ही मन कहता है कि सावारागी ने 2 साल पहले उससे एक इम्पोर्टेंट चीज छीनी थी। उसके बाद गेम खेलते खेलते 18 राउंड हो जाते हैं और इन राउंड के बीच कोई भी इंसान एक दूसरे से बात नहीं करता है और ऐसा लग रहा होता है कि अब ये लोग एक दूसरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है 19th राउंड और हम देखते हैं कि सावारागी अब गोल के एक स्टेप पीछे होती है और टेंजी भी सावारागी को देखकर बस ड्रामे करता है और कहता है कि सावारागी अगर मैं पहले ही इन सब पर भरोसा करना छोड़ देता तो शायद मैं तुम्हें बचा लेता। अब मारिया कहती है यार इनकी टीम भी बाकियों की टीम के जैसे ही निकली, यानी कि यह गेम सिर्फ ये लोग ही नहीं बल्कि और लोग भी खेल रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं सुकीनो कुछ ऐसा देखती है जिसको देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है अभी गेम खत्म नहीं हुआ है,
अब आगे हम देखते हैं कि यूची की शक्ल कुछ ज्यादा ही अजीब हो जाती है और वह सभी से कहता है, तुम सब सुनो, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे धोखेबाज अब 100% पकड़ा जाएगा। अब टेंजी ये बात सुनकर फिर से उसे मना कर देता है। इसके बाद यूची कहता है, क्या हो गया यार, अगर धोखेबाज पकड़ा भी जाता है उसके बाद भी हम सावारागी को बचा नहीं पाएंगे। जिसको सुनकर टेंजी भी शांत हो जाता है और शिवे कहता है कि अगर सावारागी को हम बचा नहीं सकते तो धोखेबाज को पकड़कर क्या करेंगे। यूची कहता है, सुनो, मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसमें सिर्फ धोखेबाज ही रह जाएगा और सभी लोग गेम के राउंड को पार कर लेंगे। और इस बार यूची का प्लान काफी ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये रूल से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों, तुम सब ध्यान से सुनो, अगर हम किसी के बारे में झूठी अफवाह फैलाएं और पकड़े जाते हैं तो हमें पेनल्टी दी जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और यूची का प्लान ये है कि अगली पर्ची जो डालेंगे उसमें सभी लोग ये लिखेंगे कि मैं वही बंदा हूँ जिसने तोमोडाची गेम के लिए एप्लीकेशन दी थी। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस और खतरनाक प्लान है। इस प्लान के अकॉर्डिंग जो धोखेबाज होगा वो सही होगा, इसलिए उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन हम चारों के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, जिससे हम चारों लोग नेक्स्ट गेम के लिए साथ में जाएंगे और बेचारा धोखेबाज यहीं पे रह जाएगा। टेंजी यूची से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि धोखेबाज सही बात कह रहा है या झूठ। यूची कहता है, मुझे नहीं, जो इस गेम को चलाते हैं उन्हें तो पता है कि इस गेम को खेलने के लिए किसने एप्लीकेशन लगाई है, तो उन्हें तो पता ही है कि हम में से कौन धोखेबाज है। और वो मानबू से कहता है, क्या मानबू मैं सही कह रहा हूँ ना? और मानबू कहता है, हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। यूची कहता है, अगर यहाँ पर कोई मेरे प्लान को अप्रूव नहीं करता तो यानी कि वही असली धोखेबाज है। अब बेचारा यहाँ पे टेंजी पूरी तरीके से फंस चुका है और उसके बचने का यहाँ पे कोई भी उपाय नहीं है। तो अब टेंजी अपनी पर्ची डालने के लिए बूथ में चला जाता है और वहाँ पे अपने आप को कोस रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार अब मैं क्या करूँगा, शायद मैं सभी से माफी मांग सकता हूँ, शायद वो मुझे माफ भी कर दे और एक झूठ मूठ का इमोशनल स्टोरी भी लिखूंगा जिससे सभी लोग मुझ पर भरोसा भी करेंगे और मुझे सिंपैथी भी देंगे। अब जब टेंजी पर्ची डालकर बाहर आता है तो शिवे उसका इंतजार कर रहा होता है और काफी अच्छी स्माइल भी कर रहा होता है। हम देखते हैं कि शिवे काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है अपनी पर्ची डालने के लिए। आगे हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी पर्ची डाल देते हैं। यूची कहता है कि जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, क्या तुम लोगों ने वैसा ही किया ना? जिस पर सभी लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। अब टेंजी भी अपनी एक्टिंग करने के लिए तैयार होता है और वो मन ही मन कहता है, यार मुझे अपनी पूरी जिंदगी की सबसे अच्छी एक्टिंग अभी ही करनी है। और उसकी आंखों में नकली आंसू भी आने शुरू हो जाते हैं। तभी मानबू बताता है, इनमें 4 कार्ड ब्लैंक्स हैं और सिर्फ एक ही कार्ड में लिखा हुआ है और उस पर लिखा होता है कि तोमोदाची गेम मैंने ही स्टार्ट किया है और ये कार्ड होता है टेंजी का। अब भाई मानबू की ये बात सुनकर सभी लोग टेंजी को घूरने लगते हैं। अब यूची सीरियस नोट पे कहता है, मैंने कहा था ना, मेरा ये प्लान इस बार काम करेगा और धोखेबाज को बाहर निकाल देगा। तो अब टेंजी वही करता है जैसे उसने पहले सोचा था और वो रोना धोना चालू कर देता है। अब यूची टेंजी के सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, यार टेंजी तुम टेंशन मत लो यार, तुम रो क्यों रहे हो, ऐसे रोना नहीं चाहिए। अब टेंजी मन ही मन सोचता है कि ये तो साला पोपट है, मुझे तो पता ही था ये आराम से फंस जाएगा। लेकिन जैसे ही टेंजी अपना सर उठाकर यूची को देखता है तो यूची उसके बालों को खींचने लग जाता है और यूची का फेस काफी ज्यादा डरावना लगता है। अब भाई टेंजी यूची के फेस को देखकर सच में ही रोने लग जाता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। अब यूची टेंजी से कहता है, साले हरामी, तूने हमें इस गेम में क्यों ढकेला? अब भाई यूची की इस शक्ल को देखकर टेंजी सोच रहा होता है कि क्या ये वही यूची है जो हमारे क्लास में हुआ करता था। अब भाई यूची यहीं पे नहीं रुकता बल्कि वो उससे चिल्लाकर पूछता है, अबे साले तूने ही तोमोदाची गेम स्टार्ट किया था ना? जिस पर टेंजी कहता है, हाँ यार मैंने स्टार्ट किया था, बट मुझे मारना मत। अब मारिया भी ये सीन देखकर काफी हैरान हो जाती है और सुकिनो कहती है कि अगर तुम इस गेम को दोबारा देखोगी तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। यूची ने स्टार्टिंग से ही इस गेम के अंदर 3 ट्रैप्स लगाए थे और अगर तुम उन्हें देखोगी तो जान जाओगी कि यूची असल में क्या चीज है, ये कोई आम इंसान नहीं है। आगे यूची अपना पूरा प्लान बताता है कि कैसे उसने धोखेबाज का पता लगाया। यूची कहता है कि सेकंड गेम स्टार्ट होने से पहले ही मैंने पूरा प्लान बना लिया था और अब तीसरे राउंड में एक पर्ची आती है कि तुम और सावारागी एक दूसरे को डेट करते थे, तो मैंने और सावारागी दोनों ने साइलेंटली डिसाइड किया कि हम लोग असली धोखेबाज का पता लगाएंगे और दोनों ही बिना एक दूसरे से बात किए प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे थे। यूची कार्ड्स के थ्रू सावारागी को इंस्ट्रक्शंस भेज रहा था। इसके बाद सुकिनो कहती है कि यह यूची का पहला ट्रैप था। अब मारिया फिर से वीडियो को प्ले करने के लिए कहती है जिसमें यूची अपने हाथ में 2 कार्ड उठाता है और उसके हाथ में पेन भी था, लेकिन
उसका कार्ड ब्लैंक था। जब यूची बाहर आया तो उसने सावारागी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि मैंने ब्लैंक कार्ड छोड़ा है। तभी उसने चुपचाप अपने इंस्ट्रक्शन वाली पर्ची सावारागी को दे दी और जब वो बॉक्स में जाती है तो वो पर्ची वहीं पे पड़ी होती है। अब टेंजी कहता है कि तुमने इतनी आसानी से सावारागी पे भरोसा कैसे कर लिया। तभी यूची कहता है, अरे यार, मैंने उस पर डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं किया था, मैंने उसका टेस्ट लिया था और मैंने ही उसे बोला था कि तुम्हें वो सीक्रेट लिखना है जो तुम्हें ही मेरे बारे में पता है। और हमने तो स्टार्टिंग में देखा ही था कि सावारागी यूची से एक ऐसा सीक्रेट पूछती है जो किसी को भी पता नहीं होता और ये वही सीक्रेट था कि यूची एक वीक तक नहीं नहाया था, यानी कि ये वही पर्ची थी जो सावारागी ने लिखी थी। इसका मतलब दूसरा जो बैड माउथ था वो एक धोखेबाज ने लिखा था और दूसरा कार्ड वही था जो टेंजी ने अपने एज के बारे में खुद लिखा था। और जब 5वें राउंड में कोकोरोगी का एक बहुत ही पर्सनल सीक्रेट बाहर आया था तब मैंने कोकोरोगी को समझाते हुए एक पर्ची दी थी। सावारागी अपने ही साइड है, इसलिए तुम सावारागी पे शक मत करो और तुम सावारागी से लड़ने की बस एक्टिंग करो जिससे हम धोखेबाज का बहुत जल्द पता लगा सके। इसके बाद यूची कोकोरोगी से कहता है कि अगले राउंड में तुम्हें वो सीक्रेट लिखना होगा जो सिर्फ तुम्हें पता है सावारागी के बारे में। और कोकोरोगी ने लिखा था कि सावारागी लड़कों के बॉक्सेस पहनती है। अगर कोई बड़ा सीक्रेट्स बाहर आता तो यूची समझ जाता कि वो सीक्रेट असल में धोखेबाज ने ही लिखा है और इस तरह यूची के ट्रस्ट में कोकोरोगी पास हो गई थी। यूची कहता है, आगे बस तुम और सीवे ही बचे थे। मैं सावारागी को हर एक इन्फॉर्मेशन देता रहता था पर टेंजी कहता है लेकिन हर टाइम तो मैं उसके साथ रहता था, वो मेरे साथ ही तो रहती थी। इस पर यूची कहता है कि मेरे लिए तो सिर्फ बस 3 मिनट ही काफी है। दोस्तों, मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि अगर कोई भी इंसान पर्ची वाले बूथ में जाता है तो वो इंसान 3 मिनट के बाद ही बाहर आता है। और आपको वो सीन याद ही होगा कि जब टेंजी बूथ पूल से बाहर आया था तब यूची ने सावारागी को चांटा मारा था। पर असल बात ये है कि चांटा मारते वक्त यूची ने अपनी पर्ची पास कर दी थी। तभी सुकिनो कहती है कि ये यूची का दूसरा ट्रैप था। असल में यूची बॉक्स में जाने के ऑर्डर्स को कंट्रोल कर रहा था, उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि कौन कब जाएगा। इसके बाद यूची ने कहा कि आगे एक स्पेशल चांस आया और तोमोदाची गेम के मैनेजमेंट को पता था कि किसने ये गेम को अप्लाई किया था, तो धोखेबाज को खुद को वॉलंटियर करना नामुमकिन था, जबकि सीवे खुद ही वॉलंटियर किया। और यही रीजन था कि मेरा डाउट सीवे से भी हट गया, क्योंकि अगर सीवे धोखेबाज होता तो उसके सीक्रेट्स हमें पता लग जाते और सिर्फ तुम ही रह गए थे जिस पर मेरा शक जा रहा था। तभी टेंजी कहता है, मतलब कि यार कोकोरोगी की लड़ाई और सावारागी की लड़ाई बिल्कुल नकली थी और जब तुमने कुछ देर पहले कहा था कि हम लोग अब से खुद ही बैड माउथ करेंगे तो क्या वो तुम्हारा प्लान का हिस्सा था? तभी यूची कहता है, हाँ, ये सब मेरा ही प्लान था। और जब मैंने कहा था कि तुम्हारा कर्जा नहीं बढ़ेगा उसके बाद भी तुम नहीं रुके और तुम वो सब करते रहे जो तुम करते आ रहे थे और इससे मैं समझ गया कि तुम्हारा मकसद यहाँ पर पैसा तो नहीं है बल्कि पैसों से कुछ अलग है। इसके बाद टेंजी कहता है, तुमने यार मुझे उसी टाइम एक्सपोज क्यों नहीं किया? तभी यूची कहता है, अबे सुन, उस टाइम हमने आधा ही गेम कंप्लीट किया था और हमें अभी भी आधा गेम खेलना और बाकी था और मैं ये नहीं चाहता था कि तू डिस्परेट हो जा और हमारे बारे में उल्टे सीधे बातें बाहर लेके आ, जिसको मैं अवॉइड करना चाहता था। और बेटे, जब लास्ट राउंड में मैंने तुझसे सबसे पहले जाने को कहा तो उसके बाद ही मैंने सभी से अपने अपने कार्ड्स को ब्लैंक रखने के लिए कहा। तभी टेंजी कहता है, अबे इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, तूने पहले ही कहा था कि तूने सभी के टेस्ट लिए थे, लेकिन कोई भी इंसान कितनी भी कार्ड्स लिख सकता है, यानी कि वो एक साथ अपने कार्ड्स और धोखेबाज वाले भी कार्ड्स लिख सकता था। तभी इसके बाद सुकिनो कहती है, ये तीसरा और आखिरी ट्रैप था। यूची कहता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो तुम, मैंने टेस्ट के बाद भी इन सभी लोगों पे विश्वास नहीं किया था, मैंने उन सभी से दोस्ती का प्रूफ मांगा। क्या तुम्हें अभी भी कुछ नोटिस नहीं हो रहा क्या? अब भाई टेंजी नोटिस करता है कि सभी लोगों के नेम टैग्स नहीं है जिस पर उनके कर्जे लिखे गए थे। यूची कहता है, मैंने उनसे कहा था कि मैं तुम सब पर तभी विश्वास करूंगा जब तुम मुझे अपने नेम टैग्स दे दोगे, क्योंकि वो धोखेबाज नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही आसानी से मुझे अपने अपने टैग्स दे दिए। तुम्हें क्या लगता है कि इतना बड़ा सीक्रेट रिवील होने के बाद कोकोरोगी ये आसानी से मान गई थी कि सावारागी धोखेबाज नहीं है? पर असल में मैंने उसे सावारागी का कार्ड दिखाया था जिससे उसे यह यकीन हो गया कि सावारागी अपने साइड है, जो कि मैंने उसे कार्ड में लिख के दे दिया था और इसी वजह से कोकोरोगी ने मुझे अपना नेम टैग दे दिया और फिर इसके बाद सिविर ने भी दे दिया। इसके बाद सुकिनो कहती है कि चौथे राउंड में यूची ने अपना टैग सावारागी को दिया था जब टेंजी और सिबे आपस में लड़ रहे थे और जब उसने उसे कार्ड दिया था तब अपना नेम टैग वापस ले लिया था। तब उसने एक नोट लिखा था जिसमें उसने सावारागी से कहा था कि तुम मुझे अपना टैग दे दो। ये सब उसने इसलिए किया जिससे वो इन सभी
लोगों को मल्टीपल कार्ड्स लिखने से रोक सके। और यूजी ने इन सभी के टैग्स को एज ए होस्टेज यूज किया और कहा कि अगर वो टैग दे देंगे तो वो उन पे ट्रस्ट करेगा वरना नहीं करेगा। सावारागी उसे मना नहीं कर सकती थी और सावारागी के देने के बाद सभी अपने अपने टैग्स देने लगे। इसके बाद सुकिनो कहती है तो अच्छा, यूची को पता था कि अगर कोई मना करता तो वो उस पर डाउट करता, इसलिए कोई भी उसे मना नहीं किया। इसके बाद सुकिनो कहती है कि एक तेज दिमाग वाला ही ऐसे वीकनेस को पकड़ सकता है और उसे इंसानों के वीकनेस, उसकी पावर और पैसों के बारे में सब कुछ पता होता है। तभी लास्ट में टेंजी पूछता है, ठीक है तुमने सभी को एक एक करके पिक किया, लेकिन एंड में मुझे ही क्यों चुना? क्या इसका मतलब तुम्हें मेरे ऊपर हमेशा से ही शक था? तभी यूची कहता है, नहीं, मैं तुम सभी लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं जिस मिकासा टेंजी को जानता हूँ वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और अगर किसी की भी लड़ाई होती थी तो वो बीच में आकर उन्हें रोकता था। लेकिन गेम के स्टार्टिंग में तुमने सीवे से फाइट ले ली। तुमने कहा था कि बैड माउथिंग उसी ने की है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सीवे बैड माउथिंग कर सकता है? असल में ये गेम सीक्रेट्स बताने की है, जबकि सीवे के लिए ये इम्पॉसिबल है। इसलिए हम में से कोई भी सीवे को सीक्रेट्स नहीं बताता, क्योंकि वो सीक्रेट्स को हाइड रखने में अच्छा नहीं है। और जब मैंने अपना सीक्रेट सावारागी को बताया था तो उससे कहा था कि ये सीक्रेट सीवे को नहीं बताना है और कोकोरोगी भी अपना सीक्रेट उसे नहीं बताना चाहती थी। और फोर्थ राउंड में उसके बारे में बैड माउथिंग हुई थी कि वो जूनियर हाई स्कूल में अपनी मॉम के साथ सोता था और वो उसने खुद लिखा था। तभी टेंजी कहता है, इसका मतलब मैंने किसी ऐसे पे ब्लेम डालने की कोशिश की जो इडियट था, जो कभी ऐसा नहीं कर सकता था और यही मेरी गलती थी जिसके कारण मैं शक के दायरे में आ गया। तभी मानबू कहता है, अभी गेम एंड नहीं हुआ है, तुमने धोखेबाज को तो ढूंढ लिया लेकिन सावारागी फिर भी गोल पर पहुंचेगी। तभी हम देखते हैं कि यूची मानबू के कान में कुछ कहता है, जिसको सुनकर सुकिनो हैरान हो जाती है और अपने डाटाबेस में उसको चेक करती है और वो मानबू को कंफर्म करती है कि यूची सच कह रहा है। इसके बाद मानबू अनाउंस करता है कि गेम ओवर हो गया है और यूची केवल गोल पे अकेला पहुंचा है और कांग्रेचुलेशन, तुम लोग गेम जीत गए हो। जिसको सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मानबू कहता है, यूची ने 7th राउंड में गलत बैड माउथ किया था और जो कि उसने अभी खुद ही कंफर्म किया है कि उसने झूठ बोला था और उसको एज ए पेनल्टी सावारागी के एक ब्लॉक आगे की मिली है, यानी कि वो अब गोल पर पहुंच गया है। सावारागी यूजी से कहती है, ये सब सही नहीं है। यूजी कहता है कि यही बेस्ट ऑप्शन है। तुम सब सोच रहे होंगे कि टेंजी ने ये सब क्यों किया। जब तक मैं तीसरा गेम खेल रहा हूँ तब तक तुम लोगों के पास काफी टाइम है, इसलिए तुम टेंजी से पूछताछ कर सकते हो और हाँ, मेरे बिना डिसाइड कर लेना कि तुम लोगों को क्या करना है। असल में मुझे टेंजी को जज करने का कोई भी राइट नहीं है। सीबे कहता है, इसका क्या मतलब है? तभी यूची कहता है, क्या तुम्हें याद है कोकोरोगी, मैंने तुम्हारे कान में क्या कहा था? ये वही सीन है जब कोकोरोगी बहुत ज्यादा परेशान थी और रो रही थी। तब यूची उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद कोकोरोगी शांत हो जाती है। यूची कहता है कि जो तुमने किया है वो मेरे पास्ट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं और मैंने तुम सब से बहुत ही ज्यादा हॉरिबल चीजें करी हैं और मैंने ये सीक्रेट तुम लोगों से छिपाया है। मुझे लगता था कि अगर तुम लोगों को ये बात पता चलेगी तो तुम लोग मेरे दोस्त नहीं रहोगे और असल में टेंजी के कंपैरिजन में मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। तभी सावारागी पूछती है, तुम्हारे पास्ट में ऐसा क्या हुआ था? यूची कहता है कि 7th राउंड में मैंने लिखा था कि सीवे ने किसी को मारा है, जबकि असल में खूनी मैं हूँ। तभी सुकिनो कहती है कि हाँ, हमने सर्च किया कि यूची ने 3 लोगों को मारा है और ये एक मॉन्स्टर है। तभी मानबू कहता है कि 3rd गेम को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। तुम खुद को सेक्रीफाइस करके अपने आप को हीरो साबित कर रहे होगे, पर असल में तुम्हें रिग्रेट होगा। तभी यूची कहता है कि वो तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि कौन रिग्रेट करेगा। तभी मानबू कहता है, इसका क्या मतलब है? टेंजी कहता है कि मेरे लिए मेरे दोस्त मेरे लाइफ को साफ सुथरा रखने का एक तरीके थे और मैं उन्हें ये नहीं दिखाना चाहता था कि मैं असल में कौन हूँ, पर अगले गेम में मेरे दोस्त नहीं होंगे और मैं अपना असली रूप तुम सभी को दिखा पाऊंगा और तुम्हें और तुम्हारे मैनेजमेंट को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मानबू कहता है, क्या तुम मुझे डरा रहे हो? तभी मानबू सभी को बताता है कि यूची ने 3 लोगों को मारा है। सीबे कहता है कि तुम तो एक सीरियल किलर हो और तुम इतने टाइम से हमारे बीच रह रहे थे और तुम ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। तभी टेंजी कहता है, बस करो तुम सब लोग, कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब किसी को कुछ ऐसा करना पड़ता है जो वो नहीं करना चाहता। तभी सीबे कहता है, अच्छा तो तुम ये सब बात कह रहे हो, मतलब तुम्हारे ऐसे करने का कोई ना कोई रीजन होगा। टेंजी कहता है, हाँ, पर तुम जैसा बेवकूफ इस बात को नहीं समझ सकता। तुम अपने जाके डैड को थैंक्स कहो जो क्राइम को छुपाते हुए आए हैं। अब सीबे और टेंजी में बहस होने लगती है, जिसको सुनकर कोकोरोगी रोने लग जाती है और इस
इस पॉइंट पे सभी लोग यूची को जज भी कर रहे होते हैं। अब यूची कहता है कि मुझे ऐसी सिचुएशन में ऐसी बातें सुनना पड़े तो मैं बिना दोस्त के ही अच्छा हूँ। ये सब लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं और मैं अपने ऊपर और कोई कर्जा नहीं चाहता, इसलिए मैं इन्हें पीछे छोड़ना चाहता हूँ। दोस्तों, यूची ऐसी बातें इसलिए बोलता है जिससे ये लोग उससे नफरत करने लगे। यूची चाहता है कि सभी लोग उससे दूर हो जाए, जिससे वो तीसरे गेम पर पूरा फोकस कर सके। सावारागी कहती है, फ्रेंड्स को पीछे छोड़ना तुम्हारे लिए आसान है। यूची कहता है कि बहुत टाइम पहले मुझे किसी ने कहा था कि पैसों से ज्यादा फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट होते हैं, पर अभी भी मुझे वो चीज समझ नहीं आई और मैं उनकी बातों को सच मानता रहा क्योंकि मैं उनसे प्यार करता था, पर अब बहुत हो गया। फ्रेंड्स का होना इतना पेनफुल है तो मैं अकेला ही रहना पसंद करूंगा। आगे हमें यूची का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो एक हॉस्पिटल में पैसे गिन रहा होता है और वहीं एक लेडी बेड पर लेटी होती है। वह लेडी यूची से कहती है कि पैसों से ज्यादा जरूरी दोस्त होते हैं। तभी एक आदमी वहाँ पर आता है और यूची को सिखाता है कि इस दुनिया में सबसे अहम चीज सिर्फ एक है, पैसा। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। टेंजी यूची को उठा रहा होता है और दोनों एक गुफा में होते हैं। मानाबू बताता है कि तीसरे गेम की तैयारी में 3 दिन लगेंगे और तब तक यूची को इस गुफा में सरवाइव करना होगा। उसे सिर्फ एक पानी की बोतल दी जाती है। टेंजी यूची से कहता है कि उसने उसे किस इसलिए किया था ताकि वह उसके साथ इस जगह आ सके। यूची पूछता है कि आखिर उसने उसे धोखा क्यों दिया, पर तभी टेंजी बताता है कि वह दूसरी बार टोमोदाची गेम खेल रहा है। उसने ये सब सावारागी की वजह से किया क्योंकि उसने टेंजी से उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जूनियर हाई स्कूल में टेंजी के 2 क्लोज फ्रेंड्स थे। टेंजी ने 1 मिलियन येन सेव किए थे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया था और दोनों दोस्त भी सावारागी में इंटरेस्टेड थे। टेंजी उन्हें समझाता है कि उसके और सावारागी के पेरेंट्स ने उनकी शादी फिक्स कर दी है, लेकिन फिर भी उसके दोस्त बाज नहीं आते। अब तीनों ने मिलकर बिजनेस से 3 मिलियन येन सेव कर लिए थे। एक दोस्त सजेस्ट करता है कि इन पैसों को 3 हिस्सों में बांट लिया जाए और जब उनका कुल पैसा 20 मिलियन येन हो जाएगा तब जिसका सबसे बड़ा हिस्सा होगा वही कंपनी का सीईओ बनेगा और सावारागी को प्रपोज भी कर सकेगा। पर तभी इसके बाद एक बड़ा ट्विस्ट आता है। तीनों को किडनैप कर लिया जाता है और टोमोदाची गेम में डाल दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उन तीनों में से किसी एक पर 10 मिलियन येन का कर्ज है, पर गेम में टेंजी अकेला हार जाता है और उस पर 20 मिलियन येन का कर्ज चढ़ा दिया जाता है। क्योंकि वह एक माइनर था इसलिए मानाबू उसे छोड़ देता है, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। 2 दिन बाद उसे रिहा कर दिया जाता है और गेम की बातें किसी को बताने से मना कर दिया जाता है। अब छूटने के बाद टेंजी अपने दोस्तों से पूछता है कि उन्होंने उसे धोखा क्यों दिया। उसका एक दोस्त बताता है कि उसने सारे पैसे सावारागी पे खर्च कर दिए। इसके बाद टेंजी अपने पिता को टोमोदाची गेम के बारे में बता देता है और उसके पिता सावारागी के पिता से इस मामले पर बात करने जाते हैं, लेकिन उनकी मौत हो जाती है। हालांकि पुलिस इसे सुसाइड बताती है, पर अपने पिता की मौत का सच जानने के लिए टेंजी सावारागी की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और वह उसका पीछा कर रहा था। तभी उसे एक धमकी भरा मैसेज आता है, अगर पीछा करना बंद नहीं किया तो तुम्हें भी इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। इसके बाद टेंजी डिसाइड करता है कि वह सावारागी को टोमोदाची गेम में घसीटेगा और उसकी सच्चाई सबके सामने लाएगा ताकि वह पूरी तरह अकेली पड़ जाए। लेकिन यूची की वजह से टेंजी का यह प्लान फेल हो जाता है, पर टेंजी की कहानी सुनकर भी यूची को उस पर पूरा यकीन नहीं होता। टेंजी कहता है कि सावारागी ने बहुत बड़ा झूठ बोला है और जब यूची वह सुनेगा तो उसे भी सावारागी पे शक होगा। फिर टेंजी बताता है कि हमारा टोटल कर्जा 10.8 मिलियन है और ये सुनकर यूची हैरान हो जाता है कि टेंजी को ये बात कैसे पता चला। टेंजी बताता है कि यह उसका दूसरा टोमोदाची गेम है और दूसरे गेम के बाद मैनेजमेंट टोटल कर्जे की जानकारी दे देती है। अब यूची मानाबू से फिर से पूछता है और मानाबू कंफर्म करता है कि ग्रुप सी का टोटल कर्जा 10.8 मिलियन है, लेकिन यूची के हिसाब से तो ये कर्जा 18.8 मिलियन होना चाहिए था। अब इससे साफ पता चल जाता है कि किसी ने झूठ बोला है। तभी टेंजी बताता है कि उसने पहले गेम में झूठ बोला था। तभी हम देखते हैं कि यूची एक कैलकुलेशन कर रहा होता है। उसके कार्ड पर कर्जा को आधा करने की कंडीशन थी। उस समय उसका कर्जा 1.6 मिलियन था। अब उसका कर्जा 2.1 मिलियन हो चुका है और दोनों की कैलकुलेशन के अनुसार शिवी का कर्जा लगभग 2 मिलियन येन होना चाहिए। अब बचे 14.8 मिलियन। अगर सावारागी की वजह से कोई पेनल्टी नहीं लगी हो तो उसका कर्जा लगभग 2.2 मिलियन होगा और जब ये सारे कर्जे जोड़ते हैं तो टोटल 10.8 मिलियन बनता है। लेकिन यूची अभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता। वह टेंजी से पूछता है, तुमने मुझे फॉलो क्यों किया? टेंजी जवाब देता है कि उसका असली मकसद उसके फादर की मौत का बदला लेना है, इसलिए
इसलिए वह यूची का साथ दे रहा है और विश्वास दिलाने के लिए टेंजी अपना कर्जा यूची को दिखा देता है, जो कि 2.1 मिलियन होता है। लेकिन कार्ड दिखाने की पेनल्टी की वजह से अब उसका कर्जा डबल होकर 4.2 मिलियन हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि 60 घंटे बीत चुके होते हैं। यूची टेंजी से पूछता है, तुम्हें सिर्फ सावारागी से बदला लेना था, फिर तुमने सिवे और कोकोरोगी को क्यों फंसाया? क्या तुम उन्हें अपना दोस्त नहीं मानते? टेंजी जवाब देता है, मैंने कभी उन्हें अपना दोस्त माना ही नहीं, मेरा मकसद सिर्फ सावारागी से बदला लेना था। अब यूची टेंजी से कहता है, अगर तुम वापस जाकर सिवे और कोकोरोगी से माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें ये गेम जितवा दूंगा। और ये सुनकर टेंजी तुरंत मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि अब 3 दिन का समय पूरा हो जाता है। टेंजी और यूची को एक जंगल के बीच में ले जाकर छोड़ा जाता है और वहाँ उनकी मुलाकात मानाबू से होती है। और अब कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जिसका नाम होता है रिको। असल में रिको मैनेजमेंट टीम से है। वह सुकीनो को विजिट करती है और कहती है, तुम्हारा ग्रुप अब मेरे ग्रुप का सामना करेगा। लेकिन इस समय सुकीनो के ग्रुप में केवल 2 मेंबर्स बचे थे, इसलिए रिको को पूरा भरोसा था कि उसका ग्रुप जीत जाएगा, क्योंकि इस गेम में उसके पास ज्यादा मेंबर्स होते हैं और उसे एडवांटेज मिलता है। लेकिन सुकीनो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह रिको को शर्त लगाने के लिए कहती है। रिको भी तुरंत शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर मानव गेम के रूल समझाता है। थर्ड गेम का नाम है फ्रेंडली हाइड एंड सीक गेम और यहाँ पे 2 ग्रुप है, ग्रुप सी और ग्रुप के। दोनों ग्रुप एक दूसरे का सामना करेंगे। जो ग्रुप हारेगा उसका गेम यहीं पे खत्म हो जाएगा। तभी ग्रुप के लोग कहते हैं, अरे सामने तो बस 2 ही लोग हैं, मतलब कि जीतना बहुत आसान होगा। टेंजी कहता है, पर ये गेम तो फ्रेंडशिप टेस्ट करने के लिए है ना? मानाबू कहता है, हाँ, और सबसे बड़ा टेस्ट तभी होगा जब सामने अपोनेंट्स होंगे। फिर मानाबू गेम्स के रूल सबको समझाता है। दोनों टीमों में से एक सदस्य जंगल में कहीं पे छुपेगा और बाकी मेंबर्स उसे ढूंढेंगे। वह सभी को रूल बुक दिखाता है, जिसमें एक खास रूल था, टीम स्विच करने का भी ऑप्शन। अब टेंजी इस रूल के बारे में पूछता है। मानाबू एक्सप्लेन करता है कि अगर किसी ढूंढने वाले मेंबर्स को लगे कि उसकी टीम हारने वाली है तो वह दुश्मन टीम में स्विच कर सकता है। अगर वह स्विच करके विनिंग टीम में शामिल हो जाता है तो उसका कर्जा शून्य हो जाएगा और वह गेम से फ्री हो जाएगा। पर अगर जिस टीम में वह स्विच करता है वह हार जाती है तो उसे हारने वाली टीम का एवरेज कर्ज चुकाना पड़ेगा। साथ ही चाहे तो वह अगले यानी चौथे गेम में अपनी पुरानी टीम को वापस ज्वाइन कर सकता है। दोस्तों, ग्रुप सी के मेंबर्स के लिए ये काफी रिस्की था, क्योंकि अगर कोई भी स्विच कर जाता तो उनका पूरा ग्रुप हार जाता, क्योंकि एक अकेला मेंबर तो गेम नहीं जीत सकता। तभी मानाबू ग्रुप सी को एक ऑप्शन देता है। वह कहता है कि एक और खिलाड़ी मौजूद है जो दूसरे ग्रुप से आया है और वह अकेला है, इसलिए वह गेम कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर चाहो तो उसे अपनी टीम में शामिल कर सकते हो। तभी यूची पूछता है, क्या वह एक लड़की है? तभी मानाबू स्माइल करते हुए कहता है, हाँ। यूची मान जाता है कि वे उसे अपनी टीम में शामिल कर लेंगे। फिर मानाबू उस लड़की को बुलाता है और तभी हमें बताया जाता है कि उसका नाम होता है मारिया। मारिया 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 मारिया। अरे दोस्तों, मैं ये क्या करने लगा? तभी हमें पता चलता है कि मारिया असल में तोमोदाची गेम की मैनेजमेंट की टीम का हिस्सा थी और वह गेम में सिर्फ यूची पर नजर रखने के लिए शामिल हुई थी। तभी हमें ग्रुप के लीडर का नाम पता चलता है, जिसका नाम होता है जूजू और वह खुद छुपने वाला सदस्य बनता है और ग्रुप सी से टेंजी हाइडर बनता है। इसके बाद मानाबू दोनों ग्रुप्स को अलग अलग दिशाओं में भेज देता है और उन्हें छुपने के लिए 2 घंटे का समय देता है। अब टेंजी, मारिया और यूची टेंजी के छुपने के लिए एक जगह तराशते हैं और तभी वे सभी रूल्स को याद करते हैं कि वे लोग दूसरी टीम के मेंबर्स को मार पीट कर हाइडर का नाम नहीं उगलवा सकते और एक बार हाइडर अपनी जगह फिक्स कर लेगा तो वह उसे बदल नहीं सकता और रूल्स तोड़ने पर टीम तुरंत हार जाएगी और पूरे ग्रुप का कर्जा डबल हो जाएगा। सभी को एक स्पेशल फोन दिया गया था जिससे वे एक दूसरे से संपर्क कर सकते थे। अब यूची टेंजी को बताता है, सुनो, मैं तुम्हें तभी कॉल करूंगा जब कोई इमरजेंसी होगी। पर दोस्तों, तभी सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। यूची और टेंजी ने पिछले 3 दिनों से कुछ खाया नहीं था और भूख और कमजोरी की वजह से दोनों की हालत खराब हो रही थी। पर रूल्स के अकॉर्डिंग हाइडर को तब तक खाना नहीं दिया जाएगा जब तक वह अपनी जगह फिक्स ना हो जाए और जब वह फिक्स हो जाएगा उसके साथ ही उसे खाना ला सकते हैं। और हाइडर के पास एक इमरजेंसी बटन भी होता है, अगर वह बटन दबा दिया गया तो गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा और उसकी टीम हार जाएगी। अब टेंजी, यूची और मारिया ने एक छुपने की जगह ढूंढ ली। यूची मारिया को उस जगह से थोड़ा दूर रुकने के लिए कहता है, पर कम लोगों के होने
के कारण टेंजी को गेम जीतने की उम्मीद कम लग रही थी। यूची टेंजी को समझाता है, यार देखो, अगर हम सीधे तरीके से खेलेंगे तो हारना पक्का है, पर सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तुम अपनी भूख प्यास कितनी देर तक सह सकते हो। पर टेंजी अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए यूची पर पूरा भरोसा करता है और उसकी बात मान लेता है। और अब 2 घंटे का छिपने का समय लगभग पूरा हो जाता है। यूची टेंजी को बिना कोई प्लान बताए वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब दोस्तों 2 दिन बीत चुके होते हैं। यूची का कोई भी नामो निशान नहीं होता और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि यूची कहाँ गायब हो गया। दोस्तों टेंजी सोच रहा था कि वह अभी तक क्यों नहीं आया और भूख से टेंजी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। टेंजी यूची पर शक करने लगा कि शायद उसने उसे धोखा दिया है और वो उसे सजा दे रहा है, क्योंकि दूसरी गेम में टेंजी ने यूची को बुरी तरह से धोखा दिया था। और ये सोचकर टेंजी गिव अप बटन दबाने वाला था, लेकिन फिर वो रुक जाता है और उसे याद आता है कि वो फोन भी कर सकता है। तभी इसके बाद उसने यूची को कॉल किया, लेकिन यूची ने फोन नहीं उठाया। और तभी थोड़ी देर में टेंजी को कॉल बैक आता है, लेकिन कॉल यूची ने नहीं बल्कि ग्रुप के एक सदस्य सिमोनिया ने उठाया। सिमोनिया ने टेंजी को बताया कि यूची उसे छोड़ने वाला है और वो किसी को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा, बस लड़की के साथ समय बिता रहा है। सिमोनिया ने टेंजी को यह भी बताया कि यूची ने कहा था कि तुमने सेकंड गेम में सबको बहुत ही ज्यादा परेशान किया था, इसलिए वे तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगा। और अगर तुम यूची से बात करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात करवा सकता हूँ और वो मेरे साथ है। अब सिमोनिया की बात सुनकर टेंजी सोचता है और कहता है कि कोई जरूरत नहीं है। यूची ने कहा था कि जब उसे जरूरत होगी तो वो खुद बात करेगा, इसलिए टेंजी यूची का इंतजार करने लगता है। तभी सिमोनिया ने कहा कि अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहते तो गिव अप बटन दबा दो। और तभी बात खत्म होने के बाद ग्रुप के लीडर ने सिमोनिया से टेंजी की हालत के बारे में पूछा। सिमोनिया ने बताया कि उसे टेंजी पर दया आ रही थी, क्योंकि ग्रुप सी जीत नहीं सकता। जूजू ने एक परफेक्ट रणनीति बनाई है। और दोस्तों इसके बाद हमें ग्रुप के प्लान के बारे में बताया जाता है। जूजू ने सभी को बताया कि इतने बड़े जंगल में किसी को ढूंढना नामुमकिन है और ये गेम फ्रेंडशिप टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। इस गेम में ये जरूरी था कि टीम के सभी सदस्य टीम के दूसरे मेंबर्स हाइडर्स तक खाना लेकर जाएं। इसका मतलब था कि जब वो खाना लेकर जाएंगे तो हमें उनका पीछा करना होगा ताकि हाइडर का पता चल सके। और इसके बाद उसने ओनिगवारा और चिकासा को फूड स्टेशन भेजा, क्योंकि वो तेज दौड़ सकते थे। इसके अलावा उसने सिमोनिया और बनरी को छुपने की जगह ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि उनकी नजर तेज थी। तभी रिको ने कहा कि इस ग्रुप का लीडर जीनियस है और मेरी टीम में परफेक्ट यूनिटी है। तभी सुकीनो कहती है, हाँ यूनिटी तो है, लेकिन वे दोस्त होने की बजाय एक टीम की तरह लग रहे हैं। रिको ने कहा, हाँ वो तो होगा ही, क्योंकि वो लोग एक बास्केटबॉल टीम के सदस्य हैं। और रिको का मानना था कि गेम 3 दिन में खत्म हो जाएगा और उनका ग्रुप यानी ग्रुप के जीतेगा। तीसरे दिन सुकीनो ने पूछा, क्या तुम श्योर हो कि आज गेम ओवर हो जाएगा? अब रिको पूरी तरह से श्योर थी और उसने कहा कि अगर टीम में से कोई टेंजी तक खाना पहुंचाने गया तो ग्रुप के लोग उसका पीछा करेंगे और उन्हें हाइडर की लोकेशन का पता चल जाएगा, क्योंकि सारे एथलीट्स हैं और उनसे बचकर भागना मुश्किल होगा। और अगर टेंजी के टीम मेंबर्स उसे खाना देने नहीं जाएंगे तो टेंजी भूख और प्यास से हार कर गिव अप बटन दबा देगा। जबकि ग्रुप के पास 4 मेंबर्स हैं। अगर ग्रुप सी उनका पीछा करने की कोशिश भी करता है तो वो केवल 2 का ही पीछा कर सकते हैं। असल में दोस्तों टेंजी ने गेम शुरू होने से 3 दिन पहले तक कुछ नहीं खाया था और गेम शुरू हुए भी 3 दिन बीत चुके थे। टेंजी को अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला है, इसलिए रिको को पूरा यकीन था कि जल्द ही गेम खत्म होने वाला है। अगले दिन हम देखते हैं कि तीसरा दिन खत्म होने को होता है और टेंजी किसी से बात करता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर रिको चौंक जाती है और कहती है कि वहाँ तो कोई है ही नहीं और ये बात किससे कर रहा है। तभी सुकीनो कहती है कि वो भूख से परेशान हो गया है और उसे भ्रम हो रहा है। दूसरी तरफ यूची टेंजी के लिए खाना लाने की कोशिश नहीं कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि मारिया सुकीनो को यूची के बारे में रिपोर्ट भेजती है और ये देखकर सुकीनो कहती है, मैंने सोचा था यूची उससे ज्यादा बुरा है। इसके बाद यूची अपना चाल चलता है और ग्रुप के से खुद को उनकी टीम में शामिल करने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद रिको को यकीन नहीं होता कि यूची ऐसा कैसे कर सकता है। सुकीनो कहती है, यूची कुछ भी कर सकता है। अब ये देखकर रिको कहती है, अगर यूची ने ऐसा किया तो मेरी टीम की जीत पक्की है। ग्रुप के को भी यूची पर विश्वास नहीं था कि वो स्विच करेगा। यूची उनसे कहता है, टेंजी ने हमें धोखा दिया था, मैं उसे तड़पाना चाहता था और रूल्स के अनुसार फूड स्टेशन पे ही स्विच किया जा सकता है और अगर दूसरी टीम का एक भी मेंबर हाँ कर देता है तो स्विच हो जाएगा, लेकिन एक बार स्विच होने के बाद तुम वापस अपनी पुरानी टीम में नहीं जा सकते हो। अब ग्रुप के मेंबर्स यूची को टीम में लेने के लिए आपस में बात करते हैं। इस पर सिनोमिया कहता
बताता है कि अब तक हमारे सारे डिसीजन कैप्टन से बात करके ही लिए जा रहे थे और वह इस बार भी ऐसा ही करेगा। ये सुनकर यूची उन पर हंसने लगता है और कहता है तुम अपने कैप्टन के बिना एक भी डिसीजन नहीं ले सकते हो क्या? अगर वो कहेगा राइट तो तुम राइट हो जाओगे और खाने को बोलेगा तभी तुम खाओगे क्या? और यहाँ तक कि सुसु करने के लिए भी तुम्हें उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? अब दोस्तों यहाँ पर यूची उसे जानबूझकर गुस्सा दिला रहा था और तभी ओनिगुआरा को भी गुस्सा आ जाता है। वो यूची को पंच मारने की कोशिश करता है पर उसका दोस्त उसे रोक देता है। इसके बाद शिनोमिया कैप्टन को कॉल करने जाता है। तभी रिको कहती है शुक्र है एक एक्सीडेंट से ये गेम एंड नहीं हुआ। सुकिनो कहती है मुझे डाउट है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। आगे शिनोमिया वापस आ जाता है और बताता है कि कैप्टन ने यूची को टीम में लेने से मना कर दिया है। शिमोनिया बताता है कि जुजू ने कहा है उसे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है, हम जरूर जीतेंगे। अगर यूची टीम स्विच करने के लिए जिद करता है तो उसके साथ मारिया को भी स्विच करना पड़ेगा। इस तरह यूची कोई भी चाल चल नहीं पाएगा। अब जुजू के मुताबिक अगर सिर्फ यूची स्विच करेगा तो वह हेडर की लोकेशन का पता करके मारिया को बता देगा। अब मारिया मन में सोचती है कि इसका प्लान पता करना बहुत आसान था पर ये भी यूची का प्लान का ही हिस्सा था। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। गेम स्टार्ट होने के बाद कुछ ही घंटे हुए थे। मारिया यूची से पूछती है कि वह क्या करने वाला है। यूची उसे बता देता है कि वह 2 दिन तक कुछ नहीं करेगा और दिखाएगा कि उसे गेम जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तीसरे दिन टीम स्विच करने की बात करेगा और अगर वह स्विच हो पाया तो वह हेडर की लोकेशन का पता करके उसे बता देगा। पर 10 में से केवल एक चांस है कि यह प्लान सफल होगा। इसलिए यूची कहता है कि दूसरी टीम अभी तक समझ चुकी है कि हेडर की लोकेशन का पता लगाने के लिए फूड डिलीवरी के टाइम उनके मेंबर्स का पीछा करना होगा। इसलिए अगर ये नॉर्मल हाइड एंड सीक गेम होता तो कोई भी सबसे छोटे लड़के को छुपने के लिए कहता, पर उन्होंने सबसे बड़े इंसान को चुना। इसका मतलब उन्हें पता है कि ये नॉर्मल गेम नहीं है और ये एक लंबी लड़ाई होने वाली है, इसलिए उन्होंने सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे को हाइडर बनाया है। तभी मारिया पूछती है कि अगर वो स्विच करने के लिए नहीं मानेंगे तो आगे क्या होगा। अब यूची आगे का प्लान बताता है जो हमें सुनने को नहीं मिलता और प्लान सुनने के बाद मारिया को समझ जाता है कि उसे टीम में लेने से पहले यूची ने ये कंफर्म क्यों नहीं किया था कि वह एक लड़की है। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। ग्रुप के मेंबर्स यूची से कहते हैं कि वे स्विच कर ले, लेकिन यूची कहता है कि अब उसने अपना इरादा बदल लिया है। ग्रुप के मेंबर कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे कैप्टन ने तुम्हारे प्लान को समझ लिया है। इस पर यूची जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। असल में तुम सभी की गेम देखकर मुझे लगता है कि मैं आसानी से जीत सकता हूँ। पर मारिया को याद आता है कि यूची ने कहा था कि वो 2 दिन के बाद थोड़ा बहुत ग्रुप के मेंबर से बातचीत करेगा और उन्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा ताकि वे कुछ जानकारी हासिल कर सके। अब चौथे दिन की सुबह सिमोनिया और बानेरी अपने कैप्टन को खाना डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं। ओनिगुआरा और चीसा मारिया यूची पर नजर रख रहे थे। यूची ओनिगुआरा से बात करते हुए यह पता लगा लेता है कि ओनिगुआरा बहुत ही सेंसिटिव है। इसके बाद यूची यह जानने की कोशिश करता है कि आखिर किसके कारण ग्रुप के टोमोदाची गेम में शामिल हुआ। इसी दौरान चीसा आता है और ओनिगुआरा उसे चुप करवा देता है। इसके बाद मारिया गायब हो जाती है। ओनिगुआरा उसे ढूंढने के लिए जाता है और उसे नहाते हुए देखता है। ये देखकर ओनिगुआरा शर्मा जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर मारिया और यूची दोनों खाना लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब दोनों एक क्लिफ तक पहुँचते हैं जहाँ यूची मारिया को धक्का दे देता है और खुद वहाँ से भाग जाता है। अब मारिया हैरान होती है कि यूची ऐसा कैसे कर सकता है। तभी सीन टेंजी की तरफ शिफ्ट होता है। टेंजी अब भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और लगभग मरने की हालत में होता है और वो गिव अप बटन दबाने ही वाला होता है, लेकिन उसे याद आता है कि अगर वह वहाँ से बच गया तो उसे अपनी खाली जिंदगी में वापस लौटना होगा। तभी वह कहता है कि उसे यूची पर पूरा विश्वास है और वह उसका इंतजार करेगा। अगर उसे यूची नहीं मिलेगा तो वह मरना पसंद करेगा। और तभी टेंजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी उसकी होठों पर पानी गिरता है और वह देखता है कि यूची उसके सामने था और उसे पानी पिला रहा था। इसके बाद यूची टेंजी को बताता है कि वह पहले क्यों नहीं आ सका, क्योंकि ग्रुप के मेंबर्स उसे फॉलो कर रहे थे। दूसरी तरफ ओनिगुआरा मारिया को बचाने के लिए रुक जाता है, जबकि चीसा यूची के पीछे जाना चाहता है, लेकिन ओनिगुआरा उसे रोकता है और कहता है कि वह एक लड़की की मदद नहीं करेगा और उसे हर्ट होने देगा। तभी यह सुनकर चीसा मदद करने का फैसला करता है और मारिया को ऊपर खींच लेता है। अब मारिया कहती है कि यूची ने मुझसे कहा था कि वह मुझे एक डिस्ट्रैक्टर की तरह इस्तेमाल करेगा। अब हम फिर से यूची की तरफ शिफ्ट होते हैं। यूची टेंजी को बताता है कि उसने जो भी कुछ किया था वह सभी को देखकर किया था। वह कहता है वह उन सब की पर्सनैलिटीज और रिलेशनशिप को ध्यान से देख रहा था और उससे कुछ जानकारी हासिल की है। उसने सबको गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी ताकि वह ओनिगुआरा के बारे में जानकारी
जानकारी हासिल कर सके। तभी यूची टेंजी से कहता है कि उसे पता था कि अगर वो ओनिगवारा को रोक देगा तो दूसरा भी स्लो हो जाएगा। अब बीते दिनों में वह सबकी पर्सनैलिटी और रिश्तों को समझ रहा था। इसके बाद हम मारिया की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो चीसा का हाथ पकड़कर उसे थैंक्स बोलती है, लेकिन ये कंफर्म करती है कि उसकी जान ओनिगवारा ने ही बचाई थी। चीसा उसे समझाती है कि अगर वह यूची की मदद करता है तो उसे ओनिगवारा को धन्यवाद देना चाहिए। तभी मारिया मजाक करते हुए कहती है कि ओनिगवारा ने मुझे नहाते हुए देखा था, इसलिए मैं उसे दूर रहना पसंद करूंगी। फिर हंसते हुए वो ओनिगवारा को थैंक्स कहती है। तभी ओनिगवारा और चीसा दोनों यूची को गालियां देने लगते हैं, लेकिन मारिया कहती है कि उसके बारे में कुछ बुरा मत कहो, क्योंकि मुझे डर है कि अगर उसने ये सुना तो वह नहीं जानता कि मेरे साथ क्या करेगा। अब तीनों वापस फूड स्टेशन की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन मारिया के पैर में दर्द हो रहा होता है, इसलिए ओनिगवारा उसे कैरी करके फूड स्टेशन ले जाने लगता है। और फूड स्टेशन पहुंचकर ओनिगवारा और चीसा सिमोनिया और बानरी को सब कुछ बताते हैं। सिमोनिया कहता है कि अगर यूची फूड डिलीवर करने में सफल हो गया तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। तभी यूची वापस आता है और मारिया के साथ बुरा बिहेव करता है, लेकिन ओनिगवारा मारिया के लिए खड़ा हो जाता है। हालांकि मारिया उसे रोक देती है और कहती है कि यूची यही चाहता है कि वह उसे गुस्से में लाकर लड़ाई करवाए ताकि वह जीत सके। तभी यूची मारिया के बाल पकड़कर उसे खींचता है और कहता है मेरे रास्ते में मत आ। अब सिमोनिया कहता है ये नियमों का उल्लंघन है, लेकिन मानाबू कहता है कि हम अपने टीममेट्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं और ओनिगवारा मारिया को अपने टीम में शामिल करने के लिए कहता है, लेकिन चीसा मना कर देती है और उसे समझाता है कि शायद मारिया एक्टिंग कर रही हो, इसलिए हमें उसे अपनी टीम में नहीं लेना चाहिए। अब दोस्तों ये सुनकर ओनिगवारा चीसा से लड़ने लगता है और सिमोनिया दोनों को रोकते हुए कहता है कि फाइनल डिसीजन कैप्टन का होगा। और ये सुनकर यूची फिर उन सभी का मजाक उड़ाने लगता है। इससे ओनिगवारा को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अरे मैं खुद जाकर कैप्टन से बात करूंगा। इसके बाद ओनिगवारा और सिमोनिया दोनों कैप्टन से बात करने के लिए निकल जाते हैं। अब यूची के दिमाग में एक प्लान होता है। वह सोचता है कि जूजू यहाँ मौजूद नहीं है और इस बात का फायदा उठाकर वह पूरे ग्रुप को तोड़ सकता है और उसका अगला टारगेट होता है ओनिगवारा, जिसे वह मारिया के बहाने से अपने ग्रुप सी में शामिल करवा लेना चाहता है। और एक बार जब ओनिगवारा ग्रुप सी में शामिल हो गया तो यूची उसे टॉर्चर करके हाइडर की लोकेशन का पता निकालने की कोशिश करेगा। और कुछ घंटों बाद ओनिगवारा और सिमोनिया वापस लौट आते हैं और तभी हमें पता चलता है कि उनके कैप्टन ने मारिया को अपने ग्रुप में शामिल करने से साफ मना कर दिया है। और ये सुनकर ओनिगवारा खुद ग्रुप सी को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन वह ये भी कहता है मैं अभी भी ग्रुप के लिए ही खेलूंगा, चाहे इससे मेरा कर्जा दुगुना ही क्यों ना हो जाए। इसके बाद जैसे ही ओनिगवारा ग्रुप सी में शामिल होता है वह यूची पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यूची उसे जमीन पर पटक देता है और बाद में एक पेड़ से बांध देता है। तभी यूची ग्रुप के बाकी के मेंबर से कहता है तुम लोग आराम से जाकर अपने कैप्टन के साथ प्लान बना लो और हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगा। इसके बाद यूची टेंजी को कॉल करके बताता है उन्होंने ग्रुप के एक मेंबर को स्विच कर लिया है, अब बस उसकी निगरानी करनी है। तभी ओनिगवारा मारिया से माफी मांगता है और कहता है माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। पर इस पर मारिया कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुमने कम से कम कोशिश तो की। फिर मारिया उसे बताती है कि यूची तुमसे हाइडर की लोकेशन जानने की कोशिश करेगा। तभी ओनिगवारा जवाब देता है मुझे तो खुद ही हाइडर की लोकेशन का पता नहीं है। अब ये सब बात यूची मारिया के फोन के जरिए सुन रहा होता है और ये सुनकर वो चौंक जाता है। तभी सीन कट होता है और हम जूजू पर शिफ्ट होते हैं। सिमोनिया उससे मिलने आता है और यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में ग्रुप के का कैप्टन जूजू नहीं बल्कि सिमोनिया होता है। अब रिको यूची को हैरान देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है असल कैप्टन वो होता है जो पर्दे के पीछे से सबको कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है। इसके बाद यूची ओनिगवारा से पूछता है अच्छा जब तुम कैप्टन से मिलने गए थे तो तुम्हें उसकी लोकेशन क्यों नहीं पता? ओनिगवारा जवाब देता है हम कैप्टन से मिलने नहीं गए थे, हमने सिर्फ फोन पर बात की थी। अब यूची को सब समझ में आता है कि असली मास्टरमाइंड सिमोनिया है और वो उसे कॉल करके कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम ही सब कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। सिमोनिया कहता है उसके लिए अब टाइम ही नहीं बचा, मेरी जीत तो उसी वक्त तय हो गई थी जब मैंने टाइम बम प्लांट कर दिया था, यानी ओनिगवारा को तुम्हारी टीम में भेज दिया था। अगर ओनिगवारा किसी भी मेंबर पर हाथ उठाएगा तो तुम्हारी टीम डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी और इसलिए तुम उसे अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते हो। इसके बाद सिमोनिया डिसाइड करता है कि वो खुद टेंजी को ढूंढकर गेम क्लियर करेगा। दूसरी तरफ रिको सुकीनो को बताती
कहती है कि शिमोनिया एक जीनियस है और वह किसी भी सिचुएशन को बहुत ही जल्दी समझ लेता है और उसे सॉल्व भी कर लेता है और यही वजह है कि वो बहुत ही जल्दी बोर हो जाता है और उसने इस गेम में भी टाइम पास के लिए हिस्सा लिया था। तभी सुकीनो पूछती है फिर जूजू उसकी बात क्यों नहीं मानता। रिको कहती है क्योंकि शिमोनिया को जूजू की कमजोरी पता है। तभी दोस्तों हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यूची बुरी तरह से पैनिक हो रहा होता है क्योंकि ओनिगवारा अब उसकी टीम का हिस्सा है, यानी कि अगर उसने किसी भी ग्रुप के मेंबर को मारा तो यूची की टीम फौरन हार जाएगी क्योंकि रूल्स के अनुसार कोई भी प्लेयर अपने ग्रुप के बाहर किसी दूसरे मेंबर को फिजिकली हर्ट नहीं कर सकता। अब यूची सोचता है कि ओनिगवारा को कहीं पे छुपा दिया जाए, लेकिन तभी बानरी और चीसा वहाँ पर आ जाते हैं और ओनिगवारा पर निगरानी रखने लगते हैं। अब अगली सुबह मारिया सबसे दूर अकेले टहल रही होती है क्योंकि वह बोर हो रही होती है। तभी शिमोनिया उसके पास आता है और कहता है मुझे पता है कि तुम मैनेजमेंट टीम से हो। और ये सुनकर मारिया चौंक जाती है। शिमोनिया कहता है तीसरे गेम से पहले सभी को गुफा में रखा गया था और ग्रुप के हिसाब से सिर्फ इतना ही खाना दिया गया जिससे वो जिंदा रह सके, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि तुम भूखी हो और यहीं से मुझे समझ आ गया कि तुम इस गेम की मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हो। मारिया कहती है अगर ऐसा है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। सिमोनिया कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम यूची को धोखा दो, वैसे भी हम तो जीतने ही वाले हैं, तो अगर तुम उसे धोखा नहीं दोगी तो वो वही सबसे अजीब बात लगेगी। अब मारिया सोचने लगती है मैं तो एक क्यूट और इनोसेंट प्लेयर की तरह बर्ताव कर रही थी, लेकिन क्या किसी को धोखा देने से मेरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। तभी शिमोनिया उससे कहता है तुम वो इंसान हो जो किसी लॉजिक या रीजन से ज्यादा एंटरटेनमेंट को चुनती हो। अब गाइस ये सुनकर मारिया चौंक जाती है और फिर सिमोनिया का साथ देने के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद वो यूची को कॉल करती है और कहती है अच्छा यूची मैं इस वक्त अकेली हूँ, अगर तुम मुझे टेंजी का लोकेशन बता दो तो मैं उसे खाना पहुँचा सकती हूँ। अब यूची देखता है कि ग्रुप के सारे मेंबर्स उसके आसपास है, इसलिए वह टेंजी की लोकेशन मारिया को बता देता है। लेकिन इसके तुरंत बाद मारिया जाकर वही लोकेशन सिमोनिया को बता देती है और तभी यूची समझ जाता है कि मारिया ने उसे धोखा दिया है और वो गुस्से में चिल्ला उठता है। तभी सिमोनिया कहता है अब तुम्हारे पास जीतने का कोई भी मौका नहीं बचा। इसके बाद ग्रुप के सभी मेंबर्स टेंजी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और अगली सीन में सिमोनिया टेंजी को कॉल करता है और कहता है यूची बहुत बुरा निकला, उसने जीतने के लिए तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया है और वो तुम्हारे खिलाफ कोई बुरा प्लान बना रहा है, इसलिए तुम्हें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। फिर सिमोनिया उसे गुस्सा दिलाने लगता है जिससे टेंजी जोर से चिल्ला उठता है और टेंजी की आवाज सुनकर सिमोनिया उसे ढूंढ निकालता है। तभी दोस्तों मानाबू अनाउंस करता है कि तीसरा गेम खत्म हो चुका है और सभी प्लेयर्स को फूड स्टेशन वापस लौटना है, पर टेंजी सोच रहा होता है कि आखिर यूची कैसे हार सकता है। अब फूड स्टेशन पर सभी लोग वापस आते हैं। तभी जूजू यूची को जोरदार पंच मारता है और इसके बाद मानाबू अनाउंस करता है कि इस गेम का विजेता और कोई नहीं बल्कि ग्रुप सी है। और दोस्तों ये सुनकर सिमोनिया चौंक जाता है और तभी हमें पता चलता है कि सिमोनिया के टेंजी को ढूंढने से पहले जूजू ने गिव अप बटन दबा दिया था और इसी वजह से ग्रुप के हार गया। लो भाई इनका तो पोपट हो गया और अब जूजू सभी से माफी मांगता है। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जब ग्रुप के टेंजी को ढूंढने गया था तभी यूची ने अपना नाटक बंद किया और ओनिगवारा से कहा जब तुमने टीम स्विच की थी तभी से हमारी जीत पक्की हो गई थी। और इसके बाद यूची ने जूजू को कॉल करके उसे गिव अप बटन दबाने के लिए कहा, पर जूजू पहले तो मना कर देता है लेकिन फिर यूची उसे डराने लगता है और वो कहता है कि अगर जूजू ने बटन नहीं दबाया तो वह ओनिगवारा को मार डालेगा। और यूची ओनिगवारा को पीटना शुरू कर देता है और उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर जूजू डर जाता है। तभी यूची कहता है तुम लोग बास्केट प्लेयर हो है ना, अगर मैं ओनिगवारा की उंगली तोड़ दूं तो वह कभी बास्केटबॉल नहीं खेल पाएगा। और उंगली तोड़ने की जो डरावनी क्रैक की आवाज आती है उसे सुनकर जूजू समझ जाता है कि वो सच बोल रहा था क्योंकि उसकी भी उंगली पहले कई बार टूट चुकी है। अब दोस्तों यूची फिर से गिनती गिनने लगता है और दूसरी उंगली तोड़ने ही वाला होता है, लेकिन जूजू अपने दोस्त को दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख पाता और आखिरकार गिव अप बटन दबा देता है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है जहां हमें बताया जाता है कि जूजू का फैमिली बिजनेस भारी कर्जे में डूब चुका था और इसी वजह से जूजू स्कूल छोड़ने की सोच रहा था, लेकिन जाने से पहले वे अपने दोस्तों के साथ एक आखिरी टूर्नामेंट खेलना चाहता था। तभी उसकी मुलाकात
मुलाकात शिमोनिया से होती है और शिमोनिया जुजू से कहता है कि वह उसका सारा कर्जा चुकाने में मदद करेगा और यही वजह थी कि जुजू शिमोनिया की सारी बातें मानने लगता है। फिर जब यूची जुजू के सामने आता है तो गुस्से में जुजू उसे बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन तभी ओनिगवारा बीच में आकर उसे रोक देता है और ओनिगवारा बताता है कि जो उंगली टूटने की आवाज जुजू ने सुनी थी वह उसकी नहीं बल्कि यूची की थी। और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूची ने ओनिगवारा की जगह खुद की उंगलियां तोड़ दी थी और तभी यूची कहता है मैं किसी भी कीमत पर ये गेम हारना नहीं चाहता था, मुझे बस यही सही लगा, इसलिए जीतने के लिए मैंने अपनी खुद की उंगलियां तोड़ दी। अब जुजू ओनिगवारा से पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इस पर ओनिगवारा जवाब देता है क्योंकि यूची ने कहा था कि जुजू चाहे जितना चाहे मुझे मार सकता है, ऊपर से हम तो गेम पहले ही हार चुके थे। पर दोस्तों सिमोनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जोर से चिल्ला उठता है मेरा प्लान परफेक्ट था, तुम सब सही में लूजर्स हो। लेकिन तभी बानरी सिमोनिया को चुप करवा देता है और हमें पता चलता है कि सिमोनिया और बानरी सगे भाई है और दोनों एक साथ बड़े हुए थे। बानरी सिमोनिया से कहता है तुम्हारी स्ट्रेटेजी इस सिचुएशन के लिए नहीं थी, इसलिए तुम हार गए और जुजू ने जो किया वो सही था। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता और ओनिगवारा सच में घायल हो जाता तो हम में से कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। अब जबकि ग्रुप के हार चुका है और सभी का कर्जा दुगुना हो गया है तो उनके बीच की दोस्ती टूटने के चांस बढ़ गए हैं। लेकिन जुजू कहता है मैं सबका कर्ज अपने ऊपर ले लूंगा, बस उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अलग ना हो। तभी दोस्तों दूसरी तरफ मारिया यूची से पूछती है क्या तुम्हें मेरे बारे में पता था। यूची कहता है क्या यही ना कि तुम मैनेजमेंट से हो। हाँ मुझे पता था तुम एक इनसिक्योर और कमजोर लड़की बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन मैं जानता था कि तुम असल में कौन हो। पर यूची मारिया से कहता है तुमने मेरे डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन को भी ज्यादा ही अच्छे से फॉलो किया और क्योंकि मुझे पहले से पता था कि तुम मैनेजमेंट से हो इसलिए तुम्हें क्लिफ से धक्का देते हुए मुझे बिल्कुल भी गिल्ट महसूस नहीं हुआ। तभी मारिया कहती है तो जब मैंने तुम्हें धोखा दिया था उस वक्त जो भी रिएक्शन तुमने दिखाया था वो सब नकली था। हाँ वो सब एक एक्ट था ताकि ग्रुप को यकीन हो जाए कि वो जीत चुके हैं और मुझे अकेला छोड़ दे। अब मारिया गुस्से में बोलती है तुमने मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। पर यूची कहता है अपने बॉस से कहना कि मैं तुम सबको तबाह कर दूंगा। इसके बाद टेंजी यूची से कहता है तुम एक अच्छे इंसान हो, तुमने किसी की भी फ्रेंडशिप नहीं तोड़ी। यूची मन में सोचता है अगर जुजू बटन नहीं दबाता तो अगली बार मैं ओनिगवारा की उंगली तोड़ देता। अगर मैं पहले वाला यूची होता तो मुझे ऐसा करने में एक सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन जब टेंजी को मेरे असली रूप के बारे में पता चलेगा तो क्या तभी वो मुझे एक अच्छा इंसान समझेगा। अब हम फोर्थ गेम से पहले देखते हैं कि मानबू यूची को एक वार्निंग देता है अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो तुम और तुम्हारे दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। और इसके बाद टेंजी और यूची दोनों सावारागी से मिलने के लिए स्कूल जाते हैं। वहाँ उन्हें मिलती है कोकोरोगी जो अपनी क्लास की वॉल से बच्चे के लिखे हुए नेगेटिव कमेंट्स मिटा रही होती है। कोकोरोगी रोते हुए बताती है सावारागी और सीबे दोनों गायब हो गए हैं। मानबू ने कहा था कि हम थर्ड गेम नहीं खेल सकते इसलिए हमें घर भेज दिया गया, पर साथ में ये भी कहा गया था कि हम गेम के बारे में किसी को नहीं बता सकते और हमें बताया गया कि हमारा कर्जा अब 10.8 मिलियन है। पर सावारागी अब मानबू की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहती। टेंजी कहता है शायद सावारागी को लग रहा हो कि उसका राज खुल गया है इसलिए वो भाग गई। लेकिन कोकोरोगी बताती है कि जब सावारागी और सीबे क्लास पहुँचे तो क्लास की वाइस प्रेसिडेंट ने उन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया क्योंकि क्लास की सारी कैश मनी सावारागी ने कलेक्ट कर ली थी जबकि बाकी क्लासेस ने पैसे अकाउंट्स में जमा करवाए थे। अब सीबे सावारागी को बचाते हुए कहता है अरे 2 मिलियन येन मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं कल तक तुम सबको पैसे लौटा दूंगा। लेकिन दोस्तों इसके बाद सीबे के डैड को पुलिस पकड़ लेती है। तभी यूची कहता है जरूर सीबे ने गेम के बारे में अपने डैड को बताया होगा और गेम के दौरान जो बातें सीबे के डैड के खिलाफ सामने आई थी वो पुलिस को मिल गई होगी इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। और यूची ये भी कहता है कि बिना बताए सीबे को इतने पैसे नहीं मिल सकते थे। अगले दिन जब सीबे स्कूल आता है तो पैसे न लाने की वजह से क्लास के सारे बच्चे उसे बुरी तरह से परेशान करने लगते हैं। और इसके बाद सावारागी और सीबे कोकोरोगी से बात कर ही रहे होते हैं तभी 2 लड़के आकर बताते हैं कि सीबे के घर पर कुछ अनहोनी हो गई है। अब जब सब लोग सीबे के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सीबे के डैड का मर्डर हो गया है और पुलिस सीबे को उसके पिता के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। जब टेंची और यूची सीबे से मिलने की कोशिश करते हैं तब सावारागी को अपने पापा वाली पुराना केस याद आ जाता है जिसमें उसके डैड भी शामिल थे और ये देखकर टेंजी को गुस्सा आ जाता है और वह सावारागी पे चिल्लाता है लेकिन यूची उसे शांत करवा देता है
तभी सावरागी के डैड दोनों से कहते हैं इस मामले से दूर रहो, अगर तुम इसमें घुसे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर इस पर यूची कहता है तुम्हारी धमकी का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, अगर मुझे रोकना है तो सामने आओ और मुझे रोक कर दिखाओ। इसके बाद कोकोरोगी टेंजी और यूची से आकर पूछती है आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। अब दोस्तों यूची जानबूझकर कोकोरोगी को उल्टा सीधा कहने लगता है ताकि वो दूर हो जाए और सेफ रहे, और फिर यूची दोस्ती तोड़ देता है। तभी रात में टेंजी यूची से पूछता है क्या जो तुमने किया था वो सही था। यूची कहता है ये बात सही या गलत की नहीं है। यूची कहता है यहाँ जान दांव पर लगी है और हमें कोकोरोगी को इससे बाहर रखना होगा। अगर हम मैनेजमेंट से बात करके कोकोरोगी का सारा कर्जा अपने ऊपर ले ले तो शायद उसे कोई नुकसान नहीं होगा। पर दोस्तों तभी टेंजी के पास एक कॉल आता है और वो फोन नंबर अननोन होता है। कॉल पे मानबू होता है। वो कहता है तोमोदाची गेम का स्पेशल एडिशन शुरू कर रहा हूँ, सुना है तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगता, तो चलो एक गेम खेलते हैं। और इसके तुरंत बाद फोन पर एक फोटो आती है और हमें पता चलता है कि कोकोरोगी को किडनैप कर लिया गया है। मानबू कहता है गेम के रूल सिंपल है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आओ या मत आओ। अगर आ गए तो तुम्हें बहुत बुरा टाइम फेस करना होगा और अगर नहीं आए तो कोकोरोगी सब कुछ झेलेगी। और दोस्तों गेम का नाम होता है वीक विंस द गेम। इसके बाद मानवू एक एग्जाम्पल देता है अगर दो लोग एक ही दर्द सहते हैं तो ताकतवर इंसान उसे चुपचाप सह जाएगा पर कमजोर इंसान चीख उठेगा। और हमारी दुनिया ऐसे ही लोगों पर दया करती है, इसलिए इस गेम में भी कमजोर इंसान जीतेगा। इसके बाद यूची को अकेले एक लोकेशन पर बुलाया जाता है और उसे वार्निंग दी जाती है कि अगर वो किसी को साथ लेकर आया तो वो कोकोरोगी को कभी भी देख नहीं पाएगा। इसके बाद यूची गुस्से में कहता है अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं तुझे मार डालूंगा। फिर वो टेंजी से कहता है उन्होंने कोकोरोगी को पकड़ लिया है तो मुझे जाना ही होगा। और ये गेम पहले वाली गेम से बिल्कुल अलग है। और इसके बाद दोस्तों यूची अकेला वहाँ निकल जाता है। जब यूची लोकेशन पर पहुँचता है तो उसे सामने एक गैंग दिखाई देती है, वहीं एक इंसान जिसे मानबू का मास्क पहनाया गया है। इसके बाद वो अपना मास्क हटाता है और कहता है मेरा नाम कुरोकी है, मैं इस स्पेशल एडिशन गेम का बॉस हूँ। फिर वो गेम्स के रूल्स दोबारा समझाने लगता है। यूची उसे रोकते हुए कहता है जब तक तुम कोकोरोगी को आजाद नहीं करते मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। कुरोकी कहता है ओहो तो ऐसा है क्या। और इसके बाद वो चुटकी बजाता है और उसके गैंग के मेंबर्स कोकोरोगी के कपड़े काटने लगते हैं। तभी अब यूची का गुस्सा सातवें आसमान पे होता है पर कुरोकी कोकोरोगी की गर्दन पर चाकू रखकर कहता है ओए लड़के तुम्हें पता भी है तुम किस सिचुएशन में हो, मैं चाहूँ तो तुम्हारे वो सीक्रेट्स भी बता सकता हूँ जो तुमने किसी को नहीं बताए। अब यूची बोलता है क्या सच में तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है। कुरोकी कहता है चाहो तो अभी बता देता हूँ पर तुम्हारा फोकस लड़की को बचाने पर होना चाहिए। अब दोस्तों यूची उसकी बात मान लेता है। इसके बाद कुरोकी गेम को समझाता है इस गेम में फिजिकल पेन के 3 राउंड होंगे, अगर यूची हर पेन को सह लेता है तो वो कोकोरोगी को लेकर जा सकता है। पर क्योंकि ये तोमोदाची गेम है तो कोकोरोगी चाहे तो यूची की जगह खुद को चुन सकती है, यानी पेन उसे झेलना होगा। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कहती तो ऑटोमेटिकली यूची सिलेक्ट होगा और अगर यूची दर्द के दौरान आवाज निकालता है तो दोनों को पेन झेलना होगा। अब दोस्तों पहला राउंड शुरू होता है और गैंग का हैवी मेंबर गोरी यूची को 3 जोरदार पंच मारेगा, पर अगर कोकोरोगी खुद को चुनती है तो उसे सिर्फ एक ही पंच झेलना होगा और उसे सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो उलझन में होती है। अब यूची जमीन पर पैर पटकता है और चेहरा हिलाकर उसे खुद को चुनने से मना करता है। कुरोकी कहता है ओह तो बताना भूल ही गया था, तुम तो हिल भी नहीं सकते। अब दोस्तों कोकोरोगी डिसाइड नहीं कर पाती और टाइम वहीं पे खत्म हो जाता है और ऑटोमेटिकली यूची सिलेक्ट हो जाता है और गोरी उसे 3 जबरदस्त पंच मारता है। तभी कोकोरोगी रोते हुए कहती है सॉरी इस बार मैं खुद को चुनूंगी। अब दोस्तों इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होता है। कुरोकी कोकोरोगी का हाथ पकड़कर टेबल पर रखता है और कहता है इस राउंड में नाखून निकाले जाएंगे, अगर तुम चाहो तो अभी भी यूची को चुन सकती हो पर तब उसे 3 नाखून निकालने होंगे जबकि तुम्हें सिर्फ 1। और जैसे ही कुरोकी उसका नाखून निकालता है कोकोरोगी जोर जोर से रोने लगती है
है और ये देखकर यूची टेबल पर अपना हाथ रख देता है और कुरोकी उसके 3 नाखून निकाल देता है। तभी यूची बाकी के गैंग मेंबर से कहता है, तुम लोग इस बेकार कुरोकी की बात क्यों मानते हो? इससे तो गोरी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब कुरोकी स्माइल करता है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना किसी को लीडर नहीं बनाता। मैं लीडर इसलिए हूँ क्योंकि मैं सबसे स्मार्ट हूँ। मुझ में कुछ भी करने की गट्स है। मैं किसी से डरता नहीं और सबसे जरूरी बात, मैं अपने दोस्तों को कभी भी धोखा नहीं देता। यूची कहता है, तो दिमाग, गट्स और अपने दोस्तों को धोखा न देना यही तुम्हें लीडर बनाता है? हाँ, बिल्कुल सही। इसके बाद वो गेम की ओर दोबारा शिफ्ट होता है और कहता है, अगर इस बार कोकोरोगी खुद को चुनती है तो उसे नंगा होकर डांस करना पड़ेगा, जिससे उसे बहुत ज्यादा इमोशनल पेन होगा। लेकिन अगर वो यूची को चुनती है तो उसके हाथ में 3 बार चाकू मारा जाएगा। बाप रे। और दोस्तों, इस बार कुरोकी कोकोरोगी को सोचने के लिए 1 मिनट का समय देता है, लेकिन कोकोरोगी इस बार खुद को नहीं चुन पाती और इसके बाद कुरोकी यूची के हाथ में 3 बार चाकू मारता है। इसके बाद कुरोकी कहता है, गेम खत्म हो गया है, अब तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन मुझे शक है कि तुम दोनों एक साथ जाना चाहोगे। यूची कहता है, मैं थक गया हूँ और ये क्लियर करता है कि उसे गुस्सा कोकोरोगी पर नहीं बल्कि कुरोकी पर है। और फिर वो कोकोरोगी से कहता है, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब उन किडनैपर्स की वजह से हुआ है जो बार बार हमें हर्ट करने की धमकी दे रहे थे, और अगर कोई भी उनकी डिमांड नहीं मानता तो वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करते, और यहाँ पर असली बुरे लोग वही हैं। तुम बस एक विक्टिम हो, इसलिए गिल्टी मत फील करो। इसके बाद दोस्तों, यूची कोकोरोगी से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे किडनैप किया गया था, और ये सुनकर कोकोरोगी यूची के गले लग जाती है और उसे रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, इसलिए अब से मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। अब यूची कुरोकी को एक गेम खेलने को कहता है। कुरोकी पूछता है, इससे मुझे क्या मिलेगा? यूची कहता है, 10 मिलियन येन। क्या 10 मिलियन येन? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब यूची मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में सब पता है, तो फिर ये भी पता होना चाहिए कि मेरे पास इससे कई गुना ज्यादा पैसे हैं। अच्छा ठीक है, बताओ गेम क्या है? यूची कहता है, ये रॉक पेपर सीजर्स गेम होगा। अगर तुम जीते तो तुम्हें 10 मिलियन येन मिलेंगे, लेकिन अगर हारे तो तुम्हारी 5 उंगलियां काट दूंगा। और दोस्तों, इसके बाद यूची कुरोकी को रूल समझाता है। अगर पेपर यूज किया और हारे तो 5 फिंगर्स कटेंगी, अगर सीजर से हारे तो 2 फिंगर्स कटेगी, और अगर रॉक आया तो कुछ भी नहीं होगा। अब यूची का वो हाथ जिसमें कुरोकी ने चाकू मारा था बैंडेज से ढका होता है। यूची इस चीज का इस्तेमाल करके कुरोकी को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो केवल उसी बैंडेज वाले हाथ से खेलेगा और उस हाथ से वो केवल रॉक या पेपर यूज कर सकता है। अब दोस्तों, कुरोकी यही सोचकर गेम शुरू करने वाला होता है, लेकिन वह अचानक रुकता है और कहता है, मैं तुम्हारी कंडीशन से एग्री नहीं करता। यूची उसे उकसाते हुए कहता है, इतने बड़े एडवांटेज के बाद भी डर लग रहा है, और ऐलान करता है कि अगर कुरोकी जीता तो वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को 1 मिलियन येन मिलेगा। और ये सुनकर भीड़ कुरोकी को चीयर करने लगती है और गेम खेलने के लिए कहती है। प्रेशर में आकर कुरोकी मान जाता है। वह सोचता है कि यूची सिर्फ रॉक ही यूज कर सकता है, तो मैं पेपर यूज करके आसानी से जीत जाऊंगा। अब कुरोकी आखिरी क्वेश्चन पूछता है, अगर टाई हुआ तो क्या होगा? यूची पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, टाई होगा ही नहीं, लेकिन अगर हुआ तो बिना पेनल्टी के गेम खत्म हो जाएगा। अब कुरोकी और श्योर हो जाता है कि यूची केवल रॉक ही यूज कर सकता है, इसलिए वह पेपर खेलने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही दोनों हाथ आगे लाते हैं, यूची अपने लेफ्ट हैंड से सीजर दिखाता है और कुरोकी बेचारा हार जाता है और शॉक में आ जाता है। वह सोचता है, मैंने ये बात तो सोची ही नहीं थी। यूची मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था कि मैं पेपर यूज नहीं करूंगा, और मैंने ये भी कहा था कि मैं अपने राइट हैंड से सिर्फ रॉक और पेपर यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं लेफ्ट हैंड यूज नहीं करूंगा। अब दोस्तों, ये सुनकर कुरोकी को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी गैंग से कहता है, इसे मार डालो। अब गोरो सुकीनो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुकीनो एक ही किक में उसे जमीन पर गिरा देती है। अब यूची टेंजी से कहता है, तुम्हारी टाइमिंग अच्छी है। सुकीनो कुरोकी से कहती है, तुम ही हो वो लीडर
लीडर जिसने फेक तोमोडाची गेम स्टार्ट किया था, है ना। फिर हमें पता चलता है कि ये सब यूची का प्लान था। उसी ने टेंजी से कहा था कि वो तोमोडाची गेम मैनेजमेंट से बात करे, क्योंकि उसे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। सुकीनो अब कुरोकी को ले जा रही थी, लेकिन तभी यूची उसे रोक देता है और कहता है अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। कुरोकी हार गया है तो मुझे उसकी 5 उंगलियां काटनी होंगी। अब सुकीनो कुरोकी के हाथ पर अपना पैर रख देती है और यूची से कहती है जल्दी करो। तभी यूची चाकू उठाता है और उसकी उंगलियों के बीच में उसे घुमाने लगता है और फिर कहता है बताओ किस फिंगर से शुरू करे। इसके बाद कुरोकी घबरा जाता है और भीख मांगते हुए कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी दोस्तों यूची कहता है तुम्हारे पास एक तरीका है बचने का, अगर तुम्हारी जगह कोई और आ जाए तो मैं सिर्फ एक ही फिंगर काटूंगा। तभी दोस्तों कुरोकी तुरंत अपनी गैंग से कहता है कोई भी आ जाओ, मेरी 5 कटेंगी, तुम्हारी तो बस एक ही कटेगी, प्लीज कोई तो आ जाओ। पर दोस्तों यहाँ पर कोई भी आगे नहीं आता। तभी कुरोकी चिल्लाता है तुम लोग मेरे ऑर्डर्स क्यों नहीं मान रहे हो। तभी सुकीनो गुस्से से बोलती है गिड़गिड़ाना बंद कर, गेम खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं कि यूची अपने हाथ से बहुत खून बहा चुका होता है और अचानक वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद सुकीनो कुरोकी को लेकर कार में चली जाती है और कुरोकी गुस्से से पैर पटक रहा होता है। तभी सुकीनो कहती है तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आया है ना। वो कुरोकी से पूछती है रॉक पेपर सीजर में क्या सबसे सुपीरियर है। कुरोकी जवाब देता है पेपर या शायद सीजर, क्योंकि उसमें जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तभी सुकीनो कहती है यूची ने शुरू से ही ये प्लान बनाया था कि वो सीजर ही यूज करेगा और वो बस तुम्हारे दिमाग में डाल रहा था कि वो सिर्फ रॉक और पेपर यूज कर सकता है। अब कुरोकी को 1 सेकंड के लिए खुशी होती है, चलो मेरी 5 उंगलियां तो बच गई। लेकिन सुकीनो उससे कहती है तू कितना बड़ा बेवकूफ है, तू सब कुछ हार चुका है, तेरी गैंग अब तुझसे कोई ऑर्डर नहीं मानेगी, तेरी पूरी इज्जत खत्म हो चुकी है, ना तुझमें गट्स है और ना ही दिमाग, और तू अपने दोस्तों को बेच देता है। दूसरी तरफ तोमोदाची गेम मैनेजमेंट यूची को अस्पताल ले जाने लगती है और टेंजी वादा करता है कि मैं शिबू को जरूर बचाऊंगा। अब कोकोरोगी भी अगला गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है। वो कहती है बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से मैं नहीं समझ पा रही कि किस पर ट्रस्ट करूं, लेकिन यूची ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, इसलिए अब मैं उस पर भरोसा करती हूं। अब दोस्तों दोनों अगला गेम खेलने के लिए एक कोर्ट पहुंचते हैं जहां पर मानाबू जज होता है और शिबे को वहां पर लाया जाता है और इसी के साथ 4th गेम फ्रेंडशिप गिल्ट कोड अनाउंस किया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है तोमोदाची गेम का सीजन 1। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो कमेंट्स, लाइक और शेयर करना ना भूलना, और हाँ सब्सक्राइब भी कर दो यार।